हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट हैबिट्स बाय एंड्रू जेम्स। यह किताब हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों को इतना ताकतवर बनाने के बारे में है कि वे हमारी जिंदगी को भीतर से बदल डालें। यार, सच बताऊं, पहले तो मुझे भी लगा था कि आदतों पर लिखी किताबें सब एक जैसी होती हैं। सुबह उठो, पानी पियो, व्यायाम करो, ध्यान लगाओ, बस वही घिसी पिटी बातें। लेकिन इस किताब का पहला पन्ना पढ़ते ही लगा कि भाई, यह आदमी कुछ अलग कहना चाहता है। वह कहता है कि स्मॉल हैबिट्स डोंट चेंज योर लाइफ, लीवरेज्ड हैबिट्स दो। और इसका मतलब वह इस तरह समझाता है कि छोटी आदतें तभी काम करती हैं जब वे आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान और आपकी दिशा को एक ही जगह पर फोकस कर दें। मतलब आप हर सुबह जल्दी उठ भी लो, पर अगर वह आदत आपको किसी बड़े लक्ष्य की तरफ ले ही नहीं जा रही, तो उसका असर उतना नहीं पड़ेगा जितना आप सोचते हैं। यही लीवरेज हैकम मेहनत में ज्यादा परिणाम, समझे? लेखक एक बात काफी जोर से कहते हैं, योर लाइफ इज शेप्ड लेस बाय इंटेंसिटी एंड मोर बाय कंसिस्टेंसी। यानी तेजी से भागने से ज्यादा असर लगातार चलने में है। और भाई, इससे रिलेटेबल चीज और क्या होगी? हमारा दोस्त अरुण याद है, ऑफिस वाला लड़का, सुबह उठने का इरादा रोज करता है, लेकिन 5 दिन करता है, फिर 2 दिन छोड़ देता है, फिर शुरू करता है, फिर टूट जाता है। वही कहानी, वही फ्रस्ट्रेशन। वह हमेशा कहता रहता था, यार, मैं कोशिश तो करता हूं, पर आदत टिकती ही नहीं। लेखक कहता है कि हम सब अरुण जैसे इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम आदतें बनाते वक्त सिर्फ कर्म बदलते हैं, पहचान नहीं। किताब की शुरुआत में एक लाइन है, हैबिट्स आर नॉट व्हाट यू डू, हैबिट्स आर हु यू आर बिकमिंग। इसका अर्थ बड़ा सीधा पर जोरदार है। आप जो आदत डाल रहे हैं, वह आपके भविष्य के संस्करण को गढ़ रही है। अगर आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं, तो सिर्फ रोज पढ़ने की कोशिश मत करो, खुद को एक सीखने वाले इंसान की पहचान दो। फर्क बड़ा सतल है, पर असर बम की तरह होता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार, यह पहचान वाली बात तो ठीक है, पर प्रैक्टिकली कैसे करें? लेखक यहां पहला बड़ा अभ्यास देता है, जिसे वह आइडेंटिटी बेसलाइन प्रैक्टिस कहता है। वह कहता है कि 5 मिनट निकालो और एक कागज पर लिखो कि आप अपने भविष्य के बारे में क्या महसूस करना चाहते हो। उदाहरण के लिए, मैं वह इंसान बनना चाहता हूं जो हर दिन थोड़ा बेहतर होता है, जो अनुशासन से डरता नहीं और जो अपने काम को दिल से करता है। फिर उसी लिखे हुए को रोज पढ़ो, जैसे सुबह दांत साफ करते वक्त। इससे दिमाग को सतल संकेत मिलते हैं कि अब तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए, और वही दिशा आपकी आदतों को चुनती है। यार, जब मैंने यह पढ़ा तो मुझे अपने बचपन की एक बात याद आई। एक बार पापा ने कहा था, बेटा, आदतें ऐसे पकड़ो जैसे स्टीयरिंग पकड़ते हो। हल्की सी मूवमेंट भी गाड़ी की दिशा बदल देती है। तब समझ नहीं आया था, पर आज लगता है आदतें स्टीयरिंग ही हैं। जिस ओर मोड़ लो, जिंदगी उसी तरफ मुड़ जाती है। लेखक यह भी बताता है कि लोग इसलिए भी फंसते हैं क्योंकि वे आदतों को बहुत बड़ा बना देते हैं। जैसे रोज 1 घंटे पढ़ना, रोज दौड़ना, रोज जिम करना। वह कहता है, रिड्यूस द हैबिट अंटिल इट्स इम्पॉसिबल टू फेल। मतलब आदत को इतना छोटा कर दो कि असफल होना नामुमकिन हो जाए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बस 1 पन्ना प्रतिदिन, अगर दौड़ना चाहते हैं तो सिर्फ 5 मिनट। यह सुनकर अरुण ने एक बार कहा था, 5 मिनट से क्या होगा? लेकिन भाई, इसी 5 मिनट से कंसिस्टेंसी आएगी, और कंसिस्टेंसी से मोमेंटम, और मोमेंटम से आइडेंटिटी शिफ्ट। यही तो लेखक का मैजिक है, वह छोटे कदमों में बड़े बदलाव देखता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट भी है। लेखक कहता है कि सिर्फ छोटे छोटे कदम काफी नहीं होते। आदत तभी है, इंपैक्ट बनती है, जब उसमें एक इमोशनल एंकर हो। यानी आदत आपके दिल से जुड़ी हो, सिर्फ दिमाग से नहीं। वह कहता है, इमोशन फ्यूल्स रेपिटेशन। मतलब अगर आदत आपको खुश करती है, सुकून देती है या गर्व महसूस कराती है, तो वह अपने आप टिकने लगती है। अगर आपको किताब पढ़ने में मजा नहीं आता, तो चाहे जितना टाइम टेबल बना लो, आप कंसिस्टेंसी नहीं ला पाओगे। इसलिए पहले मजा ढूंढो, तरीका ढूंढो, माहौल ढूंढो, और फिर आदत को पकड़े रहो।
इसका सबसे सुंदर उदाहरण लेखक एक ऑफिस कर्मचारी जे के साथ देता है। जे हर दिन मेडिटेशन शुरू करता था और 2 दिन बाद छोड़ देता था, बिल्कुल अरुण की तरह। जब लेखक ने उससे पूछा, तुम मेडिटेशन क्यों करना चाहते हो? जे ने कहा, सब कहते हैं इससे दिमाग तेज होता है। लेखक ने मुस्कुराकर कहा, और तुम किस चीज से डरते हो? जे बोला, मेरी लगातार बढ़ती चिंता। तब लेखक ने कहा, बस मेडिटेशन को तुम्हें तेज बनाने के लिए मत करो, अपनी चिंता पर काबू पाने के लिए करो। डर को एंकर बनाओ, दिखावा नहीं। उस दिन से जय की आदत टिक गई। यार सच में, जब वजह दिल की होती है, आदत पैरों में जंजीर बनकर चिपक जाती है। अब आते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन पर। लेखक कहता है, पहला कदम यह समझना है कि आपकी कौन सी एक आदत सबसे ज्यादा लीवरेज पैदा कर सकती है, यानी जिसे बदलने से आपकी जिंदगी के कई हिस्सों में एक साथ सुधार आए। इसे वह द डोमिनो हैबिट कहता है। और यह कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। अगर आप एक डोमिनो गिराते हैं तो उसके पीछे और डोमिनो गिरते हैं। इसी तरह एक अच्छी आदत कई और अच्छी आदतों का रास्ता खोल देती है। आप सोचिए, सुबह सिर्फ 10 मिनट जल्दी उठना आपको समय देता है। समय आपको शांति देता है। शांति आपको बेहतर काम करने देती है। बेहतर काम आपको आत्मविश्वास देता है। एक छोटी आदत, बड़े डोमिनो। अरुण के केस में यह डोमिनो हैबिट थी, रात को मोबाइल दूर रखना। बस यह एक चीज, इससे नींद सुधरी, सुबह जल्दी आर। लेखक जिस जगह हमें पिछले हिस्से में छोड़कर गया था, वहां एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे अंदर कोई हलचल शुरू हो गई हो। उसने आदतों की पहचान, छोटे कदम, इमोशनल एंकर और माहौल की ताकत की बात तो कर दी, लेकिन असली सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। अगर सब इतना सीधा है तो फिर हम बदलते क्यों नहीं? और यहीं से किताब का अगला हिस्सा शुरू होता है, थोड़ा कड़वा, थोड़ा सच, थोड़ा झकझोर देने वाला। लेखक कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी कोई बुरी आदत नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है आत्म भ्रम, सेल्फ डिसेप्शन। वह एक लाइन लिखता है, यू डोंट फेल बिकॉज योर हैबिट्स आर वीक, यू फेल बिकॉज योर एक्सक्यूजेज आर स्ट्रांग। और भाई, यह लाइन सीने में सीधा तीर की तरह लगती है, क्योंकि सच तो यह है कि हम आदत तोड़ते कम हैं, बहाने ज्यादा जोड़ते हैं। जैसे अरुण कहता था, आज नींद नहीं खुली इसलिए जिम नहीं गया, या आज थोड़ा दिमाग भारी है, कल से शुरू करूंगा। और लेखक कहता है कि बहाने सिर्फ झूठ नहीं होते, वे हमारी पहचान को बचाने के लिए बने छोटे छोटे सच्चे झूठ होते हैं। हम खुद को धोखा देने में माहिर हैं, समझे? अब आप सोच रहे हों, ये अगर बहाने इतने चालाक हैं तो इन्हें पकड़ा कैसे जाए? लेखक एक शानदार तरीका बताता है, जिसे वह दी ऑनेस्टी ट्रिगर कहता है। वह कहता है कि हर बार जब कोई आदत टूटने लगे तो तुरंत अपने दिमाग में एक सवाल फेंक को, अगर आज मैं यह बहाना नहीं बनाता तो मेरी असली समस्या क्या दिख जाएगी? इस सवाल का जादू यही है कि यह सीधे आपकी आत्मा को पकड़ता है। जैसे अरुण जब जिम टालता था तो असली कारण जिम नहीं था, असली कारण यह था कि उसे लगता था कि वह हमेशा दूसरों जैसा फिट नहीं हो पाएगा, इसलिए कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता था। आदत विफल नहीं हुई थी, कॉन्फिडेंस विफल हुआ था। लेखक कहता है कि सेल्फ डिसेप्शन की जड़ में एक चीज होती है, डर। फियर इज द साइलेंट आर्किटेक्ट ऑफ योर वर्स्ट हैबिट्स। और जब आप इसे पढ़ते हो तो अचानक कई बातें समझ में आने लगती हैं। हम किताब नहीं पढ़ते क्योंकि हमें लगता है कि हम समझ नहीं पाएंगे। हम नया स्किल शुरू नहीं करते क्योंकि कहीं हम असफल न हो जाए। हम खुद को बदलना टालते रहते हैं क्योंकि कहीं यह बदलाव हमें हमारी कंफर्टेबल आइडेंटिटी से दूर न ले जाए। डर, भाई, डर ही वह चीज है जो है इंपैक्ट हैबिट्स बनने ही नहीं देती। लेकिन यहां लेखक थोड़ी उम्मीद जगाता है। वह कहता है कि डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है, डर को दिशा देने की जरूरत है। यूज फियर एज अ कंपस। यह सुनने में थोड़ा पोएटिक लगता है, पर काम बहुत प्रैक्टिकल है। वह कहता है कि अगर कोई आदत आपको डराती है तो उसे ही अपनाओ, क्योंकि डर वहीं पैदा होता है जहां आपकी ग्रोथ छुपी होती है। जैसे अरुण को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था तो उसने उसी से शुरू की, या हर सुबह बस 5 मिनट आईने के सामने बोलना। छोटा कदम, बड़ा असर।
अब थोड़ा दिमागी खेल समझिए। लेखक बताता है कि हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा भविष्य देखता है और एक हिस्सा वर्तमान में फंसा रहता है। भविष्य वाला हिस्सा कहता, हैकल से मैं डिसिप्लिन्ड बनूंगा। वर्तमान वाला हिस्सा कहता है, अभी तो मजे कर लेते हैं। लेखक इसे प्रेजेंट बायस लूप कहता है और हम सब इस लूप में अटके पड़े हैं। आप सोचिए, डाइट कल से, जिम कल से, पढ़ाई कल से, बस यही लूप। इससे निकलने के लिए वह एक तकनीक बताता है, मिनट रिवर्सल। वह कहता है कि जब भी आपका दिमाग कुछ टालने लगे तो उस आदत का 2 मिनट का सबसे छोटा वर्जन तुरंत कर दो। जैसे पढ़ना टाल रहे हो, बस किताब खोलो और एक पंक्ति पढ़ो। जिम का मन नहीं, बस जूते पहनकर खड़े हो जाओ। दिमाग को जीतने की जरूरत नहीं होती, उसे ट्रिक करने की जरूरत होती है। 2 मिनट की जीत से दिमाग को लगता है कि आपने शुरुआत कर दी है और यहीं से रेजिस्टेंस टूटता है। लेखक एक और दिलचस्प बात कहता है, योर ब्रेन लव्स आइडेंटिटी मोर देन प्रोग्रेस। मतलब दिमाग प्रगति से ज्यादा आपकी पुरानी पहचान से चिपका रहता है। इसलिए नई आदत डालते समय दिमाग आपको सबताज करता है, क्योंकि उसे लगता है कि आपकी पुरानी पहचान खतरे में पड़ रही है। इस सबताज को रोकने के लिए वह एक उपाय देता है, नैरेटिव शिफ्ट। वह कहता है कि खुद से बात, यार, जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, लेखक का सुर थोड़ा बदलता जाता है। वह आदतों की मनोवैज्ञानिक जद्दोजहद से निकलकर उन आदतों की असली ताकत पर आता है कि जब वे टिक जाती हैं तो जिंदगी में कैसा विस्फोट कर देती हैं। और इस हिस्से की शुरुआत ही एक झकझोर देने वाली लाइन से होती है, हैबिट्स डोंट ऐड टू योर लाइफ, दे मल्टीप्लाई इट। यानी आदतें जोड़ती नहीं, बढ़ाती हैं, गुणा करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि एक छोटी, लगातार चलने वाली आदत सीधे सीधे आपकी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी और क्रिएटिविटी को कई गुना कर सकती है। और भाई, यह बात जितनी सुनने में ड्रीमी लगती है, हकीकत में उतनी ही धमाकेदार है। अब आप सोच रहे होंगे, यह मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है? लेखक कहता है कि है, इंपैक्ट हैबिट्स आपके दिमाग में 3 बड़े बदलाव लाती हैं, क्लैरिटी, एनर्जी और फोकस। ये तीनों मिलकर आपकी परफॉर्मेंस को ऐसी जगह ले जाते हैं कि 1 साल में आप वह हासिल कर सकते हैं जो आप 3 साल में भी नहीं कर पाते। यार, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा होगा, लेकिन जब लेखक एग्जाम्पल देता है तो सब क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। वह कहता है कि हर इंसान के भीतर 2 तरह की ऊर्जा होती है, रिएक्टिव एनर्जी और क्रिएटिव एनर्जी। रिएक्टिव एनर्जी तब काम करती है जब आप बस चीजों का जवाब दे रहे होते हैं, नोटिफिकेशन, मैसेज, ऑफिस के टास्क, घर की भागदौड़। क्रिएटिव एनर्जी तब काम करती है जब आप कुछ नया बना रहे होते हैं, सीख रहे, सोच रहे, प्लानिंग कर रहे, फ्यूचर डिजाइन कर रहे। और हाय, इंपैक्ट हैबिट्स का असली कमाल यह है कि वे आपकी रिएक्टिव एनर्जी को कम करके क्रिएटिव एनर्जी को बढ़ाती हैं। यानी आप सिर्फ दिन काटने में नहीं, दिन बनाने में लग जाते हैं। लेखक एक उदाहरण देता है, A day without habits belongs to everyone else. A day with habits belongs to you. मतलब बिना आदतों के दिन दुनिया चला रही होती है और आदतों वाला दिन आप चला रहे होते हैं। अरुण ने जब यह लाइन पढ़ी तो सच में ठहर गया, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी रिएक्टिव थी। सुबह देर से उठना, ऑफिस भागना, दिन भर कैओस, रात को गिल्टी फीलिंग और फिर वही साइकिल। आदतों ने उसे वापस उसके दिन पर मालिकाना हक देने का वादा किया। अब बात आती है कि हाय, इंपैक्ट हैबिट्स असल में शुरू कैसे होती हैं। लेखक कहता है कि इन आदतों की जड़ में एक कॉन्सेप्ट होता है, एक्टिवेशन गेट। यह गेट आपके दिन का वह पहला छोटा काम है जो बाकी बड़े कामों का रास्ता खोल देता है। जैसे सुबह पानी पीना आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, 5 मिनट पढ़ना आपके ब्रेन को लर्निंग मोड में डालता है, एक छोटा सा माइंडफुल ब्रेथ आपकी नर्वस सिस्टम को शांत करता है। यह गेट इतना हल्का होता है कि आप इसे टाल नहीं सकते, लेकिन इतना शक्तिशाली कि यह पूरा दिन बदल देता है। अरुण ने अपनी पहली एक्टिवेशन हैबिट चुनी, सुबह उठकर बस 2 मिनट गहरी सांस लेना। भाई, 2 मिनट। लेकिन यह छोटा गेट उसके लिए जादू की तरह काम करने लगा। पहले तो उसे लगता था कि इससे क्या होगा, पर धीरे धीरे उसकी सुबह शांत होने लगी और दिन भर में उसकी एंग्जाइटी कम।
अब वह रिएक्टिंग कम और डिसाइडिंग ज्यादा करने लगा। मेंटल एनर्जी तब बढ़ती है जब आप सुबह शुरुआत में कुछ सीखते हो या सोचते हो। इमोशनल एनर्जी तब बढ़ती है जब आप ग्रैटिट्यूड, पोर्स या ब्रीदिंग जैसी आदतें डालते हो। फिजिकल एनर्जी तब बढ़ती है जब आप मूवमेंट, पानी, नींद जैसी छोटी आदतों को प्रायोरिटी देते हो। और भाई, लेखक ये नहीं कहता कि आपको जिम ज्वाइन करना है या 5 किलोमीटर भागना है। वह कहता है, मूव जस्ट इनफ टू वेक योर बॉडी, नॉट एग्जॉस्ट इट। यानी 2 मिनट स्ट्रेच भी एनर्जी जनरेटर है। अरुण ने सुबह 5 पुश अप्स से शुरू किया था। हाँ, 5, बस इतना। और यह छोटी मूवमेंट उसके मूड को ऊपर खींचने लगी। अब कहानी में थोड़ा इमोशनल हिस्सा आता है। एक दिन अरुण ने मुझसे कहा, यार, मैं पहली बार अपनी जिंदगी को अपने हाथ में महसूस कर रहा हूं। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। शायद पहली बार उसे लगा कि बदलाव संभव है, अचीवेबल है, डरावना नहीं है। लेखक कहता है कि हाय इम्पैक्ट हैबिट्स असल में आपकी सेल्फ एफिक्सी यानी मुझसे हो गा का निर्माण करती हैं। जब आप छोटे कदम जीतते हैं, आपका दिमाग आपकी क्षमताओं के बारे में नई कहानी लिखता, और यह कहानी भाई जिंदगी बदल देती है। अब किताब यहां से एक और गहराई में उतरती है। जब आपकी क्लैरिटी, फोकस और एनर्जी बढ़ने लगती है, तो आप अचानक महसूस करते हो कि आपकी लाइफ की कुछ पुरानी चीजें अब फिट नहीं बैठती। पुरानी आदतें, पुराने डिस्ट्रैक्शंस, कुछ पुराने लोग भी। और अगले हिस्से में लेखक इस अनकंफर्टेबल ट्रूथ को खोलता है। ग्रोथ हमेशा साथ साथ लेटिंग गो भी मांगती है। अरुण भी अब इस मोड पर पहुंच रहा है जहां उसे अपनी कुछ पुरानी आदतों से और शायद कुछ पुरानी सोच से भी विदा लेना पड़ेगा। यही वह जगह है जहां कहानी और इंसाइट दोनों एक नए मोड पर पहुंच जाते हैं। यार, जैसे ही किताब इस हिस्से में पहुंचती है, लेखक का लहजा थोड़ा भारी, थोड़ा कच्चा, थोड़ा सच के करीब हो जाता है। क्योंकि अब वह उस मोड की बात करता है जहां जिंदगी आगे बढ़ने लगती है, पर पीछे की कई चीजें अपने आप टूटने लगती हैं। और सच बताऊं, यह हिस्सा पढ़ते पढ़ते गले में एक अजीब सा धक्का महसूस होता है। जैसे बदलाव सिर्फ नई चीजें जोड़ने का नाम नहीं है, पुरानी चीजें छोड़ने की भी कीमत मांगता है। लेखक शुरुआत करता है एक तगड़ी लाइन से, ग्रोथ इज नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग पावर, इट इज ऑल्सो अबाउट लूजिंग वेट। मतलब विकास सिर्फ ताकत बढ़ाने का खेल नहीं, बोझ उतारने की भी कला है। और यह बोझ क्या होता है? पुराने डर, पुराने बहाने, पुरानी पहचान और कभी कभी पुराने लोग। यह पढ़कर अरुण जैसे चौंक गया, क्योंकि भाई, उसके आसपास भी कुछ लोग थे जो हर बार उसकी प्रगति पर हंस देते थे। अब तू आदतें बदल रहा है, ज्यादा सीरियस हो गया है, 2 दिन में वापस नॉर्मल हो जाएगा। वह मुस्कुराकर टाल देता था, लेकिन अंदर से टूट भी जाता था। लेखक कहता है कि हाई इम्पैक्ट हैबिट्स आपको सिर्फ मजबूत नहीं बनाती, वे आपकी जिंदगी में एक साफ रेखा खींचती हैं कि कौन आपकी आगे बढ़ती कहानी का हिस्सा है और कौन सिर्फ पीछे खींचने वाला वजन। वह लिखता है, When you rise, not everyone will rise with you। यह लाइन पढ़कर सच में दिल हल्का भी होता है और भारी भी, क्योंकि भाई, असल में यही तो होता है। आप आगे बढ़ना शुरू करते हो और कुछ लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रगति उन्हें उनके ठहराव का आईना दिखाती है। अब सोचिए, यहां अरुण कौन सी बात से सबसे ज्यादा जूझ रहा था? वह यह नहीं कि आदत टिकेगी या नहीं, वह यह था कि अगर वह सच में बदल गया तो क्या वह अब भी अपना महसूस करेगा? क्या वह उस पुराने अरुण जैसा रहेगा जो सबको हंसाता था, जो हल्का फुल्का, थोड़ा लापरवाह, थोड़ा बिखरा सा था? यार, इंसान अक्सर बदलने से इसलिए डरता है क्योंकि वह सोचता है कि कहीं वह खुद को ही न खो दे। लेकिन लेखक कहता है, यू डोंट लूज योर सेल्फ वेन यू ग्रो, यू लूज योर लिमिटेशंस। यानी बदलाव आपको नहीं मिटाता, आपकी सीमाएं मिटाता है। इस हिस्से में लेखक हैबिट एनवायरनमेंट अलाइनमेंट की बात करता है। वह समझाता है कि अगर आपका एनवायरनमेंट आपकी आदतों के खिलाफ है, तो आपकी आदतें कभी लॉन्ग टर्म नहीं टिकेंगी। यार, यह बात कितनी सिंपल है, पर काम कितनी गहरी है। वह कहता है कि आपके आसपास 3 चीजें आदतें तोड़ती हैं: लोग, जगहें और पुरानी भावनाएं। सबसे पहले लोग। लेखक एक लाइन लिखता है, द रॉन्ग पीपल वीकन योर स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिप्लिन।
और भाई यह कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल सच है। अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, पर आपके आसपास के लोग हर शाम सिर्फ गॉसिप और स्क्रोलिंग में लगे हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उनका मिरा बन जाता है। आपका दिमाग अपना नहीं है, वह माहौल का रिफ्लेक्शन है। और हाय, इम्पैक्ट हैबिट्स के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि हर बिहेवियर कंटेजस होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। दूसरी चीज, जगहें। लेखक कहता है कि हमारी जगहें यादों से भरी होती हैं। जहां आप टालमटोल करते रहे हैं, वहां नई आदतें टिकने में दिक्कत आएगी। जहां आप बार बार ब्रोकन प्रोमिसेस करते रहे हैं, वही कमरे, वही कुर्सी, वही बिस्तर आपकी आदतों को सबताज करेंगे। इसलिए वह कहता है कि अपनी हाय इम्पैक्ट हैबिट्स के लिए एक फ्रेश कोना बनाओ। एक ऐसी जगह है जहां आपका दिमाग कहे, यहां मैं नया हूं। अरुण ने यह बात दिल पर ले ली। उसने अपने कमरे के एक कोने में छोटा सा सेटअप बनाया। एक कुर्सी, एक छोटा मैट, एक डायरी, एक पेन, बस। वह कोना उसकी ग्रोथ जोन बन गया। यार, सच बोलूं, कभी कभी जगहें ही हमारे नए वर्जन का पहला कदम बनती हैं। तीसरी चीज, भावनाएं। लेखक कहता है कि हैबिट्स फेल नहीं होती, इमोशंस फेल करवा देती हैं। जैसे गिल्ट, शेम, फियर, ओवरथिंकिंग। ये सब छोटी आदतों को खा जाते हैं। इसलिए वह एक शानदार तकनीक देता है, इमोशनल रिसेट रिचुअल। यह 3 मिनट का रोज का अभ्यास है, जिसमें आप बस 3 वाक्य खुद से कहते हैं। पहला, आई एम अलाउड टू स्टार्ट अगेन। दूसरा, वन स्मॉल एक्शन कैन रेस्क्यू दिस डे। तीसरा, माई फ्यूचर इज बिल्ट बाय सेकेंड्स नॉट बाय परफेक्शन। अरुण ने यह रिचुअल अपनाया। पहले पहले उसे अजीब लगा, लेकिन यार, 3 दिन बाद ही उसे लगा कि उसके अंदर की नेगेटिविटी पिघलने लगी है, जैसे किसी ने उसके दिमाग से एक्स्ट्रा वेट हटा दिया हो। इसके बाद किताब एक और कॉन्सेप्ट खोलती है, द मोमेंटम कर्व। लेखक कहता है कि जो लोग हैबिट्स छोड़ते हैं, वे आदत की वजह से नहीं छोड़ते, वे मोमेंटम खो देने की वजह से छोड़ते हैं। वह कहता है कि मोमेंटम तब बनता है जब आप 3 चीजें करते हैं, स्टार्ट स्मॉल, स्टे स्टेडी, सेलिब्रेट टाइनी विंस। सेलिब्रेट टाइनी विंस। यार, यह छोटी सी बात है, लेकिन गेम चेंजर है। हम अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट ही नहीं करते। जैसे अगर आपने सिर्फ 5 मिनट पढ़ा, तो दिमाग कहता है बस इतना। पर अगर आप खुद को कहें, यार, आज मैंने रेजिस्टेंस पर जीत पाई, तो दिमाग आपके साथ खड़ा हो जाता है। विक्ट्री का शेप स्मॉल हो सकता है, पर उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बड़ा होता है। अरुण ने भी यह किया। हर दिन जब वह अपनी छोटी सी हैबिट करता, तो रात को डायरी में बस एक शब्द लिखता, डन। और देखते ही देखते यह डन उसके लिए पहचान बन गया। पहले, फिर 15, फिर 25 लगातार डेज। और फिर तो वह खुद ही कहने लगा, यार, मैं वह इंसान बन रहा हूं जो चीजें पूरी करता है। अब किताब इस हिस्से में एक थोड़ा कठिन ट्रूथ भी सामने रखती है। जैसे जैसे आपकी आदतें मजबूत होती जाती हैं, वैसे वैसे आपको अपने पुराने सेल्फ से टकराव महसूस होगा। क्योंकि पुराना सेल्फ आराम चाहता है, नया सेल्फ ग्रोथ चाहता है, और यह कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल है। लेखक कहता है, डोंट फाइट योर ओल्ड सेल्फ, आउटग्रो इट। मतलब पुराने वर्जन को हराने की कोशिश मत करो, बस उससे आगे निकल जाओ। धीरे धीरे वह वर्जन खुद ही इरेलीवेंट हो जाएगा। एक दिन अरुण ने मुझे बताते हुए कहा, यार, मैं अपने पुराने दोस्तों से अब पहले जैसा कनेक्ट नहीं कर पाता। उसकी आवाज में थोड़ी गिल्ट थी, लेकिन मैंने उससे वही कहा जो लेखक कहता है, जैसे जैसे आप बढ़ते हो, आपकी सर्कल्स रिफाइन होती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने पुराने लोगों को छोड़ रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप अपनी इनर स्पेस का अपग्रेड कर रहे हो। और यार, ग्रोथ की कीमत यही है। सारी चीजें साथ नहीं आती। इस हिस्से के अंत में लेखक एक पावरफुल विजुअलाइजेशन देता है। वह कहता है कि 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को अपनी आदतों के कारण बदला हुआ इमेजिन करो। कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो। दिमाग इस विजुअलाइजेशन को फ्यूचर रियलिटी की रिहर्सल मानता है। न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे कहते हैं न्यूरल प्राइमिंग। और यह प्राइमिंग आपकी आदतों को इंटरनली मजबूत कर देती है। अरुण ने यह विजुअलाइजेशन हर सुबह किया, बस 5 मिनट, और उसके चेहरे पर सच में कॉन्फिडेंस आने लगा था, जैसे वह अपने अगले वर्जन को पहले से महसूस करने लगा हो। यार,
यहां से कहानी सिर्फ बदलती नहीं, तेज होने लगती है, क्योंकि अब आदतें उसके अंदर जगह बना चुकी हैं। लेकिन किताब आगे एक और कड़वा सच खोलती है। जिंदगी में ग्रोथ की सबसे बड़ी एनिमी आराम नहीं, ओवरलोड है। यानी जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हो, आप खुद को कामों, लक्ष्यों और एक्सपेक्टेशंस से इतना भर देते हो कि फिर से टूटने लगते हो। और अगला हिस्सा इसी ओवरलोड, बर्नआउट और बैलेंस की लड़ाई को खोलता है। यार, अब किताब जिस मोड पर आती है वह बड़ा ही असली, बड़ा ही मानवीय और थोड़ा डरावना भी है, क्योंकि यहां लेखक उस चीज की बात करता है जो अक्सर हम अपनी प्रगति की चमक में भूल जाते हैं। वह कहता है कि आदमी की जिंदगी की सबसे खतरनाक दीवार आलस नहीं, बल्कि ओवरलोड है। यानी जैसे ही आप थोड़ी जीतें देखना शुरू करते हो, जैसे ही अंदर मोमेंटम आता है, वैसे ही आप खुद को इतने सारे कामों, आदतों, लक्ष्यों और उम्मीदों में भर देते हो कि फिर से गिरावट शुरू हो जाती है। और भाई, यह बात अरुण के केस में भी पूरी तरह फिट बैठती थी। लेखक शुरू करता है एक लाइन से जो सीधे दिल में उतर जाती है। बर्नआउट डजंट कम फ्रॉम डूइंग टू मच, इट कम्स फ्रॉम डूइंग टू मच विदाउट मीनिंग। यानी थकान काम की मात्रा से नहीं आती, बल्कि उस काम में अर्थ न होने से आती है। यार, कितनी बार हमने ये महसूस किया लाख काम कर लिए, फिर भी अंदर खालीपन। बस वही बात है, इम्पैक्ट हैबिट्स में भी यही खतरा है। अगर आप हर हैबिट को लाइफस्टाइल बना दो और लाइफस्टाइल को चेकलिस्ट, तो धीरे धीरे आप आदतों के गुलाम बन जाते हो, मालिक नहीं। यही गलती अरुण ने भी की। उसे जीत का स्वाद लग गया था। 2 मिनट मेडिटेशन, 5 पुश अप्स, मिनट पढ़ाई, 20 मिनट प्लानिंग, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर उसे लगा कि वह और ज्यादा कर सकता है। उसने अपनी रूटीन में 5 या 6 नई आदतें जोड़ लीं, जिम, जर्नलिंग, लैंग्वेज लर्निंग, रीडिंग, ब्रीदिंग, कोल्ड शावर, सब एक साथ। एक हफ्ते तक तो एक्साइटमेंट ने संभाल लिया, पर फिर एक रात वह लिटरली थककर जमीन पर बैठ गया और बोला, यार, मैं टूट गया। लेखक कहता है कि यह हर इंसान का फेज होता है। इसे वह नाम देता है द ओवरबिल्ड ट्रैप। यानी आदतों की इमारत इतनी ऊंची बना देते हो कि खुद ही उसके भार से दब जाते हो। वह लिखता है, हैबिट्स शुड फ्री योर माइंड, नॉट ऑक्यूपाई इट। यानी आदतें दिमाग हल्का करने के लिए होती हैं, बोझ डालने के लिए नहीं। अब आप सोच रहे हो, गे इस ट्रैप से निकलते कैसे हैं? यहीं पर किताब का सबसे प्रैक्टिकल लेसन आता है, द रूल ऑफ इसेंशियल 3। लेखक कहता है कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ 3 है इम्पैक्ट हैबिट्स काफी हैं। 3, उससे ज्यादा लक्जरी है जरूरत नहीं। और ये 3 कैसी होनी चाहिए? पहली, एक ऐसी जो आपकी ऊर्जा बनाए। दूसरी, एक ऐसी जो आपका ध्यान तेज करे। तीसरी, एक ऐसी जो आपके भविष्य को डायरेक्शन दे। बस ये 3 आपकी जिंदगी को कैरी कर लेंगी। लेखक एक मजेदार बात भी जोड़ता है, इफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। यानी अगर आप सब कुछ प्रायोरिटी बना लोगे, तो असल में कोई भी चीज प्रायोरिटी नहीं बचेगी। यह पढ़कर अरुण ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी हालत वही थी, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट मोड। और ये मोड किसी की भी जान ले ले। अब लेखक ओवरलोड को समझाने के लिए दिमाग का एक कॉन्सेप्ट बताता है, कॉग्निटिव बैंडविड्थ। इसका मतलब है कि आपके दिमाग की प्रोसेसिंग कैपेसिटी सीमित है। जैसे मोबाइल में RAM होती है, वैसे इंसान में भी मेंटल RAM होती है। अगर आप दिन में 10 हैबिट्स, 5 गोल्स और 100 वरीज को एक साथ चला रहे हो, तो दिमाग स्लो, क्रैंकी, एंक्शस हो जाता है। आदतें तब मदद नहीं करती, वे उल्टा तनाव बन जाती हैं। यही वजह है कि लेखक कहता है, रिड्यूस बिफोर यू इंप्रूव। यानी सुधार से पहले कम करो। ऐसा नहीं कि 20 चीजें लगा लो और उम्मीद करो कि सब चलेगा। उसने 2 एक्सरसाइजेज दी हैं जो अरुण ने खुद पर लागू की। पहली, हैबिट ऑडिट। यार, यह चीज ब्रिलियंट है। वह कहता है कि एक कागज पर अपनी सभी हैबिट्स लिखो, पुरानी, नई, अच्छी, बुरी, सब। फिर हर हैबिट के सामने एक सवाल लिखो, क्या यह मेरे भविष्य को मजबूत कर रही है या सिर्फ मुझे बिजी रख रही है? जिस हैबिट का जवाब बिजी आए उसे काट दो। बस ब्रूटल ऑनेस्टी रिक्वायर्ड। दूसरी, एनर्जी मैपिंग। यह टेक्निक आपके दिन भर की एनर्जी फ्लो को मैप करने के लिए है। सुबह कौन सा समय आपका पीक है, कौन सा लो? कौन सी हैबिट आपकी एनर्जी उठाती है, कौन सी गिराती है? हाई इंपैक्ट हैबिट्स को पीक एनर्जी पर रखो और लो एनर्जी टास्क्स को बाद में।
इससे बर्नआउट कम होता है और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। अरुण ने जब अपनी हैबिट्स का ऑडिट किया तो उसकी लिस्ट में से लगभग आधी हैबिट्स यूजलेस निकल आईं, कुछ गिल्ट से की जा रही थीं, कुछ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, कुछ बस इसलिए कि फैंसी लगती थी। उसने 3 को हैबिट्स चुनी, मॉर्निंग ब्रीदिंग, 10 मिनट रीडिंग, 20 मिनट प्लानिंग। और भाई, यही 3 हैबिट्स उसके पूरे सिस्टम को सही चलाती रहीं। अब किताब एक दिल छू लेने वाला पहलू छूती है। रेस्ट इज अ हैबिट टू। यार, यह सुनकर हल्का सा हंसने का मन करता है, लेकिन भावनाएं उलझ जाती हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि आराम आलस है। पर लेखक कहता है, रेस्ट इज द ऑक्सीजन ऑफ डिसिप्लिन, यानी आराम अनुशासन का ऑक्सीजन है। बिना आराम के आदतें दम तोड़ देती हैं। वह एक छोटी सी रिचुअल बताता है, द पॉज मिनट। दिन में किसी भी समय 1 मिनट बस रुक जाना, सांस लेना, आंखें बंद करना, खुद को फील करना। यह छोटा सा पॉज आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है और बर्नआउट को आने ही नहीं देता। अरुण ने यह किया। पहले तो उसे लगा 1 मिनट से क्या होगा, लेकिन भाई, 1 हफ्ते बाद उसे लगा उसके दिन में अचानक खाली जगहें आने लगी हैं, मेंटल पॉकेट्स, और इन्हीं पॉकेट्स में क्लैरिटी पैदा हुई। अब किताब ओवरलोड से निकलने का दूसरी तरफ का सच बताती है। आपकी आदतें चाहे कितनी भी इफेक्टिव हों, अगर उनमें खुशी नहीं है तो वे टिकेंगी नहीं। लेखक कहता है, सस्टेनेबल हैबिट्स फील लाइट नॉट हैवी, यानी टिकाऊ आदतें हल्की महसूस होती हैं, लाइक ब्रीदिंग, लाइक वॉकिंग, लाइक टॉकिंग टू समवन यू लव। और यार, यहां अरुण का एक प्यारा सा मोमेंट आता है। एक शाम वह कह रहा था, यार, मुझे अब आदतों से डर नहीं लगता, अब वे घर जैसी लगती हैं। उसके चेहरे पर एक हल्की सच्ची मुस्कान थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी की गति तय कर ली हो। इस हिस्से के बिल्कुल अंत में लेखक एक गहरी बात लिखता है, द गोल इज नॉट टू बिल्ड हैबिट्स, द गोल इज टू बिल्ड अ लाइफ दैट हैबिट्स कैन सपोर्ट। मतलब आदतें प्राइमरी नहीं हैं, जिंदगी प्राइमरी है। आदतें तो बस स्कैफोल्डिंग हैं, सहारा हैं, ताकि आप वह जिंदगी बना सको जो आपकी आइडेंटिटी को फिट आए। लेकिन अभी भी एक बड़ा मोड़ बाकी है, क्योंकि लेखक अब उस हिस्से की तरफ ले जाता है जहां आदतें सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं, आपकी पर्सनैलिटी बदलनी शुरू कर देती हैं। जहां आप सिर्फ डिसिप्लिन्ड नहीं होते, बल्कि अलाइंड हो जाते हो अपने वैल्यूज, डिजायर्स और पर्पस के साथ। यार, यहां से किताब की डेप्थ अचानक दोगुनी हो जाती है, और अरुण की जर्नी भी अब एक नए सवाल का सामना करने वाली है। आखिर वह आदतें क्यों बना रहा है, किस दिशा में जा रहा है, और वह असल में बनना क्या चाहता है। यार, अब किताब जिस हिस्से में कदम रखती है, वहां बात आदतों की नहीं रहती। हां, बात इंसान की आत्मा की, उसकी दिशा की, उसकी गहराई की होने लगती है। यहां लेखक की आवाज अचानक धीमी, स्थिर और लगभग फुसफुसाहट जैसी हो जाती है, क्योंकि अब वह पूछता है वह सवाल जिससे हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बचते रहते हैं, तुम आदतें क्यों बना रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, और वह इंसान हो कौन बनना चाहते हो। लेखक शुरुआत करता है एक ऐसी लाइन से जो किसी के भी सीने में हलचल पैदा कर दे, हैबिट्स विदाउट पर्पस आर जस्ट रूटीन्स। यानी अगर आदतों के पीछे कोई कारण, कोई मीनिंग, कोई दिशा नहीं है, तो वे बस मैकेनिकल हरकतें बन जाती हैं। ऐसी हरकतें जिनमें असर नहीं, असर का भ्रम होता है। और भाई, यह बात अरुण के दिल में घुस गई, क्योंकि उसने अचानक महसूस किया कि वह आदतें तो बना रहा है, पर यह सोच ही नहीं रहा कि आखिर किस वर्जन की ओर बढ़ रहा है। यहीं आकर लेखक अलाइनमेंट की बात करता है। वह कहता है कि हाय, इंपैक्ट हैबिट्स तब सच में असर करती हैं जब वे आपकी वैल्यूज, आपकी प्रायोरिटीज और आपके पर्पस के साथ परफेक्टली अलाइन होती हैं। वह लिखता है, अलाइनमेंट इज द हिडन इंजन ऑफ कंसिस्टेंसी। यानी कंसिस्टेंसी किसी टाइमिंग या डिसिप्लिन से नहीं आती, अलाइनमेंट से आती है। जब आपकी आदत किसी ऐसी चीज से जुड़ी हो जो आपके दिल के भीतर गहराई में मीनिंगफुल हो, तो उसे छोड़ना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, अलाइनमेंट प्रैक्टिकली कैसे बनाया जाए। यहीं लेखक एक ब्यूटीफुल प्रोसेस बताता है, द 3 वाई लेयर्स। पहला वाई, मैं यह आदत क्यों शुरू करना चाहता हूं। दूसरा वाई, इस आदत के पीछे कौन सा डर या चाहत छुपी है। तीसरा वाई, यह आदत मुझे किस तरह का इंसान बनने में मदद देगी। जैसे अरुण ने अपनी रीडिंग हैबिट को इस तरह देखा, पहला वाई,
क्योंकि उसे नॉलेज चाहिए। दूसरा वाई, क्योंकि उसे हमेशा लगता रहा कि वह दूसरों से कम जानता है और पीछे रह जाएगा। तीसरा वाई, क्योंकि वह इंसान बनना चाहता है जो अपने दिमाग को शार्पन कर सके और कॉन्फिडेंटली बात कर सके। और भाई, जब तीसरा वाई मिला तो उसकी आंखें चमक उठी। रीडिंग अब काम नहीं रही, आइडेंटिटी बन गई। लेखक कहता है कि जब आप आदत के पीछे का तीसरा वाई पकड़ लेते हो तो आपकी आदत चिपक जाती है। वह सिर्फ टास्क नहीं रहती, आत्मा की भाषा बन जाती है। यार, यह पढ़कर सच में महसूस होता है कि हमारे कई संघर्ष इसलिए हैं क्योंकि हम आदतों पर काम करते हैं पर अपने क्यों वाई पर नहीं। अब किताब अलाइनमेंट को एक और एंगल से समझाती है। वैल्यू हैबिट कैलिब्रेशन, मतलब आपकी आदतें आपके मूल्यों से मैच खानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका कॉ वैल्यू है फैमिली, पर आपकी प्रोडक्टिव हैबिट्स आपको इतना ड्रेन कर देती हैं कि घर पर आप इमोशनली प्रेजेंट ही नहीं रह पाते, तो आपकी आदतें हैं, इंपैक्ट नहीं, हाई डैमेज हैं। और भाई, यह पॉइंट बड़ा पेनफुल है क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी के नाम पर कई बार अपने वैल्यूज से दूर जा चुके होते हैं। अरुण ने जब यह बात सोची तो उसे रियलाइजेशन हुआ कि उसकी एक वैल्यू शांति है, लेकिन उसकी मल्टीटास्किंग, उसकी हसल माइंडसेट उसे शांति से दूर ले जा रही थी। तो उसने अपनी हैबिट्स को कैलिब्रेट किया। कम टास्क्स, ज्यादा डेप्थ, कम स्कैटर्ड वर्क, ज्यादा फोकस्ड ब्लॉक्स। और धीरे धीरे उसके चेहरे से वह बेचैनी गायब होने लगी जो हमेशा बनी रहती थी। अब किताब यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ लाती है, आइडेंटिटी ग्रेविटी। लेखक कहता है कि हर इंसान की आइडेंटिटी में एक ग्रेविटेशनल पुल होती है। यानी आप चाहे जितनी आदतें बना लो, अगर आपकी नई आइडेंटिटी की ताकत आपकी पुरानी आइडेंटिटी के ग्रेविटी से कम है तो आप वापस गिर जाओगे। इसलिए हैबिट्स को आइडेंटिटी के साथ अलाइन करना जरूरी है। आपको नया विजन अपनी अंदरूनी दुनिया में लाना होगा। यह बदलने के लिए वह एक एक्सरसाइज देता है, द फ्यूचर सेल्फ डायलॉग। इसमें आप 5 मिनट तक अपने भविष्य वाले वर्षन से इमेजिनरी बातचीत करते हो। तू कैसे सोचता है, कैसे जीता है, किस चीज का डर नहीं है, किस चीज पर गर्व है। यह थोड़ी अजीब लगती है, पर न्यूरोसाइंस कहती है कि इस तरह के मेंटल रिहर्सल्स आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हैं। अरुण ने पहली बार यह किया तो उसे भीतर से लड़खड़ाहट हुई, जैसे वह खुद से पहली बार ईमानदारी से मिल रहा हो। उसे अपने फ्यूचर सेल्फ में एक शांत, कॉन्फिडेंट, काम में गहराई रखने वाला और इमोशनली बैलेंस्ड इंसान दिखा। और उस विजुअलाइजेशन ने उसकी आदतों की दिशा बदल दी। अब वह सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं, मीनिंगफुल होना चाहता था। यहां लेखक एक और सच्चाई खोलता है, पर्पस इज नॉट फाउंड, इट इज बिल्ट। यानी पर्पस कहीं बाहर नहीं मिलता, वह छोटे छोटे डेली चॉइसेस से बनता है। हर बार जब आप अपनी वैल्यूज के हिसाब से चूज करते हो, आपका पर्पस शेप लेता है। और हाई इंपैक्ट हैबिट्स वही चॉइसेस आसान बना देती हैं। अब कहानी अरुण की तरफ लौटती है। उसकी आदतें अब स्ट्रीमलाइन हो चुकी थीं, उसका ओवरलोड घट गया था और अब पहली बार उसे अपने भीतर जगह महसूस हो रही थी। एक ऐसी जगह जिसमें क्लैरिटी, डायरेक्शन और मीनिंग जैसे शब्द उगने लगते हैं। उसने मुझसे एक शाम कहा, यार, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं क्यों बदल रहा हूं। मैं खुश होने के लिए बदल रहा हूं, बिजी होने के लिए नहीं। और भाई, यह सुनते ही लगा कि किताब की टीचिंग्स अब उसके खून में घुल रही हैं। लेखक आगे एक सतल बात रखता है, जब आपकी आदतें आपकी आइडेंटिटी से अलाइन होने लगती हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बाहरी अचीवमेंट्स से नहीं, आंतरिक कंसिस्टेंसी से आने लगता है। वह लिखता है, ट्रू कॉन्फिडेंस इज द क्वाइट नॉलेज दैट यू कीप योर प्रोमिसेस टू योरसेल्फ। इस लाइन का मतलब सीधा है, आत्मविश्वास बाहरी तालियों से नहीं, अपनी खुद की निभाई हुई आदतों से आता है। कंसिस्टेंसी इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है, बाहर से नहीं। अब किताब इस हिस्से के अंत में एक गहरी चेतावनी देती है। अलाइनमेंट बनने के बाद अचानक एक चीज होती है जिसे लेखक द एक्सपेंशन फॉग कहता है। यानी जब आपकी दिशा साफ होने लगती है, तभी कई नए विचार, नए गोल्स, नए रास्ते आपका दिमाग भरने लगते हैं और आपको फिर से कंफ्यूज करने लगते हैं। क्योंकि क्लैरिटी हमेशा नए सवाल लाती है, पुराने जवाब नहीं। और यार, अरुण भी अब इसी मोड पर है जहां वह पहली बार महसूस कर रहा है
कि उसकी आदतें उसे नए रास्तों की ओर खींच रही हैं, पर वह रास्ते अभी थोड़े धुंधले, थोड़े डरावने, थोड़े अनफेमिलियर लगते हैं। किताब का अगला हिस्सा इसी धुंधलेपन को साफ करने की कोशिश करता है। कैसे हैबिट ड्रिवन ग्रोथ को लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में बदलें, कैसे डिस्ट्रैक्शन प्रूफ पर्पस बनाएं, और कैसे अपने लाइफ पाथ को इतना मजबूत करें कि कोई भी सेटबैक आपको हिला ना पाए। और यहीं से कहानी एक और गहरी दिशा पकड़ती है। यार, अब किताब जिस मोड पर आती है ना, वहां कहानी थोड़ी धुंधली, थोड़ी बेचैन सी लगने लगती है। क्योंकि अब लेखक पहली बार यह सच सामने रखता है कि ग्रोथ की क्लैरिटी कभी भी साफ सुथरी सीधी रेखा जैसी नहीं होती। वह कहता है कि जैसे ही आप अपनी आदतों, अपनी आइडेंटिटी और अपनी वैल्यूज को अलाइन करने लगते हो, वैसे ही एक नई समस्या जन्म लेती है। इतने सारे डायरेक्शंस नजर आने लगते हैं कि इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि किस रास्ते जाना है। और यार, यह बात अरुण की जिंदगी पर ऐसे बैठ गई जैसे टेलर्ड ट्रूथ, क्योंकि उसकी आंखों में भी यही डर था, मैं आगे जा तो रहा हूं, पर कहां। लेखक शुरू करता है एक बेहद चुभती हुई लाइन से, व्हेन योर माइंड एक्सपैंड्स योर ओल्ड गोल्स बिकम टू स्मॉल। मतलब जैसे ही दिमाग खुलता है, पुराने गोल्स पिंजरों की तरह लगते हैं, सही पर छोटे, अच्छे पर अधूरे। और यार, यह सच में एक अजीब दर्द देता है, क्योंकि इंसान ने जो सपने अभी तक थाम रखे थे, वे अचानक छोटे लगने लगते हैं, जैसे वे अब उसके नए वर्जन को सूट ही न करें। यहीं से लेखक एक्सपेंशन फॉग को समझाता है। वह कहता है कि जब आप ग्रो करते हो, तो आपका दिमाग नए संभावनाओं से इतना औंधा भर जाता है कि क्लैरिटी की जगह एक मिल्की धुंध छा जाती है। इसमें डर भी होता है, एक्साइटमेंट भी, अनसर्टेनिटी भी, और एक अजीब सा खिंचाव भी। वह लिखता है, फॉग इज नॉट कंफ्यूजन, फॉग इज ग्रोथ हैपनिंग फास्टर देन योर आइडेंटिटी कैन ट्रांसलेट इट। मतलब धुंध कंफ्यूजन नहीं, असल में आइडेंटिटी के बदलने की रॉ स्पीड है। आपका दिमाग नया वर्जन दिखा रहा होता है, पर हार्ट उसे समझने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है। अरुण इस फॉग में बुरी तरह फंस गया था। उसने पहले कभी इतना मोमेंटम महसूस ही नहीं किया था। उसकी आदतें चल रही थीं, उसका माइंड शांत था, उसकी क्लैरिटी बढ़ रही थी। लेकिन उसी क्लैरिटी से इतने नए आइडियाज, नए प्लान्स, नए ड्रीम्स निकल रहे थे कि वह खुद डर गया। एक शाम उसने कहा, यार, मेरी जिंदगी अचानक बहुत खुल गई है, पर मैं किस दिशा में दौड़ूं? यहीं लेखक एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, पर्पस फिल्टरिंग। वह कहता है कि क्लैरिटी पाने की कोशिश मत करो, क्लैरिटी तो समय से आती है। फिलहाल बस यह जानो कि कौन से गोल्स आपकी सोल से आते हैं और कौन से ईगो से। वह एक सवाल देता है जो जैसे दिल पर हथौड़ा मारता है, इज दिस गोल एक्सपैंडिंग मी और जस्ट इन्फ्लेटिंग मी? यानी यह गोल मुझे बढ़ा रहा है या सिर्फ मेरी ईगो फुला रहा है? और भाई, यह सवाल आदमी की आधी एम्बिशंस का भंडाफोड़ कर देता है। लेखक फिर एक और एक्सरसाइज देता है, द पाथ टेस्ट। वह कहता है कि जब भी कोई नया ड्रीम आए, उसे 3 कसौटियों पर जांचो। क्या यह मेरी वैल्यूज से मेल खाता है? क्या यह मेरी डेली हैबिट्स से जुड़ सकता है? क्या यह मुझे डर के कारण खींच रहा है या मीनिंग के कारण बुला रहा है? अगर किसी ड्रीम को इन तीनों सवालों का जवाब हां नहीं मिलता, तो वह प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर के वर्जन से आया हुआ नहीं है, वह बस टेम्पररी एक्साइटमेंट है। यही टेस्ट अरुण ने किया। उसे अचानक लगा था कि उसे बिजनेस शुरू करना है, फिर लगा कि उसे न्यू सिटी शिफ्ट होना चाहिए, फिर लगा कि उसे फिटनेस में प्रो बनना चाहिए। लेकिन जब उसने पाथ टेस्ट किया, तो उसकी आंखें खुल गईं। उसकी डायरेक्शन नॉलेज और क्लैरिटी की तरफ थी, न कि बिजनेस, सिटी बदलने या फिटनेस ऑब्सेशन की तरफ। उसका असली पुल था लर्निंग और ग्रोथ, नॉट एस्केप, नॉट कंपैरिजन, नॉट फॉल्स एम्बिशन। और यार, यह समझना उसके लिए एक राहत था, जैसे किसी ने उसके ऊपर जमा बादलों को हल्का कर दिया हो। अब किताब लॉन्ग टर्म डायरेक्शन की बात करती है। लेखक कहता है कि लॉन्ग टर्म पाथ कोई रिजिड प्लान नहीं होता, वह एक फीलिंग होती है, एक इनर कंपस। और इस कंपस को एक्टिवेट करने के लिए वह एक नई तकनीक देता है, द 5 ईयर रिपल। इस टेक्निक में आप अपने आप से 3 सवाल पूछते हो, अगर मैं अपनी 3 कोर हैबिट्स अगले 5 साल तक बिना ब्रेक के करूं, तो मैं कैसा बन जाऊंगा?
अगर मैं अपनी बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन अगले 5 साल तक अवॉइड कर दूं, तो मेरी लाइफ कैसी दिखेगी? अगर मैं अपनी सबसे गहरी चाहत, जो अभी डर के पीछे छुपी है, उसे 5 साल तक नर्चर करूं, तो मेरा वर्षन क्या होगा? यार, यह सवाल कोई मोटिवेशनल खेल नहीं है, यह आदमी की असली दिशा का नक्शा खोल देता है। अरुण ने जब पहला सवाल खुद से पूछा, अगर मैं 5 साल तक रोज मिनट पढ़ूं, तो उसके सामने एक काम, इंटेलिजेंट, ग्राउंडेड वर्शन खड़ा हो गया। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, अगर मैं 5 साल तक सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर दूं, तो उसे एक असली कॉन्फिडेंट, इमोशनली फ्री इंसान दिखा। तीसरा सवाल सबसे गहरा था, अगर मैं 5 साल तक लर्निंग और क्लैरिटी पर फोकस करूं, तब उसे लगा कि वह इंसान बन जाएगा जो सिर्फ जीवन नहीं जीता, जीवन को डिजाइन करता है। और भाई, उस मोमेंट में उसकी आंखें भर गईं। उसने विस्पर किया, यार, मैं अब समझ रहा हूं मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूं। यह वह क्लैरिटी थी जो एफर्ट्स से नहीं, आइडेंटिटी से आती है। लेखक आगे कहता है कि डायरेक्शन क्लैरिटी का अगला हिस्सा है पर्पस एंकर्स। ये वे 3 स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपकी आइडेंटिटी, योर हैबिट्स और योर डायरेक्शन को एक साथ बांधती हैं। वह कहता है कि हर इंसान को ये 3 एंकर्स चाहिए। आई ग्रो बाय लर्निंग, आई स्टेबिलाइज बाय सिंप्लीफाइंग, आई मूव टुवर्ड व्हाट फील्स मीनिंगफुल, नॉट व्हाट फील्स अर्जेंट। ये 3 एंकर्स आइडेंटिटी को स्थिर रखते हैं, हैबिट्स को ग्राउंडेड रखते हैं और डायरेक्शन को साफ रखते हैं। अरुण ने अपने 3 एंकर्स लिखे और उन्हें अपनी डायरी में स्टिक कर दिया। और भाई, उस दिन से उसके डिसीजंस में एक अजीब सा स्टेडीनेस आ गई, एक भीतर का भरोसा कि वह रास्ता नहीं खोएगा। अब किताब इस हिस्से के बिल्कुल अंत में एक इमोशनल ट्विस्ट लाती है। ऑथर लिखता है, द फ्यूचर इज नॉट अ प्लेस यू रीच, इट इज अ पर्सन यू बिकम। यानी भविष्य एक जगह नहीं, एक वर्शन है, और आपके हैबिट्स वह वर्शन बनाने का डेली वर्कशॉप है। इस लाइन पर अरुण पूरी तरह चुप हो गया। शायद पहली बार उसने साफ देखा कि उसका फ्यूचर कोई डिस्टेंट ड्रीम नहीं, एक डेली निर्माण है। और यह रियलाइजेशन उसके अंदर एक स्ट्रेंज मिक्स लेकर आया, हल्का डर, थोड़ी एक्साइटमेंट और बहुत सारी होप। लेकिन किताब अभी यहीं नहीं रुकती। अब लेखक उस सच की तरफ मुड़ता है जिसे हम सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं, कि लॉन्ग टर्म पाथ चुनने के बाद भी सेटबैक्स, फेलियर्स और इमोशनल कलैप्सेस आएंगे, और इन्हें संभालना ही असली मैस्टरी है। क्योंकि ग्रोथ सीधी नहीं, टूटी हुई रेखा जैसी होती है, उतार चढ़ाव भरी, मेसी, ह्यूमन। और अगले हिस्से में अरुण उस पहली बड़ी गिरावट का सामना करने वाला है, वह गिरावट जो हर इंसान झेलता है जब उसकी आदतें मजबूत होने लगती हैं और जिंदगी उसे टेस्ट करने आती है। यार, अब किताब जिस मोड पर आती है, वह दिल को थोड़ा कुतरने वाला, थोड़ा चुभता हुआ और एकदम ही असली लगता है। क्योंकि यहां पहली बार लेखक यह स्वीकार करता है कि चाहे आदतें कितनी भी मजबूत हों, क्लैरिटी कितनी भी आ जाए, डायरेक्शन कितना भी साफ दिखने लगे, जिंदगी फिर भी आपको जोर से ठोकर मारकर गिराएगी ही। वह कहता है, प्रोग्रेस इनवाइट्स रेसिस्टेंस, यानी प्रगति जितनी बढ़ती है, जिंदगी उतनी ही आपके इरादे की परीक्षा लेती है। और यही असली ग्रोथ का मंच है, जहां आदतें कम और इंसान ज्यादा बोलता है। और भाई, अरुण भी अब इसी मोड पर था। कुछ हफ्तों से उसकी लाइफ स्मूथ चल रही थी। मॉर्निंग ब्रीदिंग, रीडिंग, प्लानिंग, क्लैरिटी, कामनेस, सब परफेक्ट। वह खुद को मजबूत महसूस कर रहा था। लेकिन जैसा कि लेखक कहता है, लाइफ डजंट टेस्ट यू व्हेन यू आर वीक, इट टेस्ट्स यू व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग स्ट्रांग। एकदम यही उसके साथ होने वाला था। लेखक इस चैप्टर की शुरुआत करता है एक पंच लाइन से, सेटबैक्स आर नॉट साइंस ऑफ फेलियर, दे आर साइंस ऑफ स्ट्रेचिंग। मतलब जब आप गिरते हो, यह सबूत नहीं कि आप टूट रहे हो, यह सबूत है कि आप अपनी क्षमता के किनारों को खींच रहे हो। और खिंचाव में दर्द तो होता ही है। और यार, अरुण के लिए पहला सेटबैक अचानक आया, बिना वार्निंग, बिना संकेत। एक सुबह उसकी नींद देर से खुली, ब्रीदिंग हैबिट छूट गई, पढ़ाई का मन नहीं किया, ऑफिस में वर्कलोड आ गया। शाम तक वह इतना थका हुआ था कि उसने प्लानिंग भी छोड़ दी। रात को बस बिस्तर पर गिर गया। और उस रात उसके अंदर वही पुरानी आवाज जाग उठी, देखा, तू कंसिस्टेंसी नहीं रख सकता, तू आज भी वही है। सब दिखावा था। उसके चेहरे पर एक कमजोरी सी उतर आई। जो कॉन्फिडेंस पिछले हफ्तों में बिल्ड हुआ था ना, वह जैसे पल भर में धुंधला हो गया।
उसने सोचा, यार मैं फिर से वहीं लौट आया हूं। और यह सोच, यह गिल्ट, यह खुद से निराशा, यही तो सबसे खतरनाक सेटबैक होता है, गिरने से ज्यादा गिरने का शेम। लेखक इसी को द कलैप्स मोमेंट कहता है। वह लिखता है, पीपल डोंट क्विट बिकॉज हैबिट्स आर हार्ड, दे क्विट बिकॉज शेम कन्विंसेस देम दे आर नॉट वर्दी ऑफ चेंज। मतलब लोग आदतों की मुश्किल से नहीं, अंदर की शर्म से हारते हैं। वह गिल्ट जो कहता है कि तुम बदलने के लायक ही नहीं। अरुण इसी शेम में डूबने वाला था, लेकिन तभी उसे किताब की एक बात याद आई, रिसेटिंग इज अ हैबिट टू। यह लाइन उसे जैसे किसी ने अंदर से हिला दी। वह उठा और सोचा, एक दिन का ब्रेक मेरी आइडेंटिटी को कैसे गिरा सकता है। पर फिर भी अंदर का डर था, गिल्ट था, डाउट था। हम सब महसूस करते हैं न कि एक गिरावट सब कुछ बर्बाद कर देगी। वही किताब यहां पर एक गहरी तकनीक बताती है, द रीसेट विंडो। यह रूल कहता है कि आदत टूटे तो 48 घंटे के भीतर वापस लौट आओ, परफेक्ट तरीके से नहीं, किसी भी तरीके से। लेखक कहता है, इफ यू रिटर्न विद इन 48 आवर्स योर आइडेंटिटी सर्वाइव्स। मतलब कंसिस्टेंसी टूटेगी नहीं यदि आप आइडेंटिटी बचा लेते हो, और आइडेंटिटी तब बचती है जब आप समय पर लौट आते हो। अरुण ने यह रूल अपनाया। अगले ही सुबह वह उठा और ब्रीदिंग नहीं कर पाया, पर उसने एक गहरी सांस ली, बस एक। वह पढ़ नहीं पाया, पर उसने किताब खोली और सिर्फ एक पंक्ति पढ़ी। प्लानिंग नहीं हो पाई, पर उसने डायरी में 2 शब्द लिखे, इम हियर। और भाई, ये छोटी सी वापसी ही उसका जीत का पल था। किताब कहती है, कम बैक वीक बट कम बैक। मतलब लौटो, चाहे पूरी ताकत से नहीं, पर लौटो। अब लेखक सेटबैक की असली एनाटॉमी समझाता है। वह कहता है कि सेटबैक 3 स्टेजेस में आता है। पहला, ट्रिगर थकान, तनाव, केओस। दूसरा, आस्लिप हैबिट टूटना। तीसर, आस्टोरी, वह नकारात्मक कहानी जो आप खुद को बताते हो और असल में हैबिट स्लिप नहीं, स्टोरी हमें गिराती है। वह स्टोरी जो कहती है, तू केपेबल नहीं, तू कभी नहीं बदल पाएगा। और यार, यह कहानी ही दुश्मन है, स्लिप नहीं। इसे काउंटर करने के लिए लेखक री स्टोरीइंग टेक्निक बताता है। इसमें आप सेटबैक के बाद खुद से 3 बातें कहते हो, मैं इंसान हूं, मशीन नहीं। स्लिप फेलियर नहीं होता, सरेंडर फेलियर होता है। मैं अब भी उसी डायरेक्शन में हूं, बस थोड़ा धीमा चला हूं। अरुण ने यह तीनों बातें खुद से कही, और सच बताऊं, उसकी आंखों में थोड़ी नमी आ गई। उसने महसूस किया कि वह पहली बार खुद को जज नहीं कर रहा, बल्कि खुद को समझ रहा है। अब किताब सेटबैक से उबरने के बाद की एक और गहरी बात बताती है, इमोशनल रेसिड्यू। यानी स्लिप के बाद जो गिल्ट और हैवीनेस बच जाती है, वह अगले दिन की एनर्जी खा जाती है। अगर आप रेसिड्यू साफ नहीं करोगे, तो अगला दिन भी कमजोर होगा, फिर अगला भी, और फिर आप पूरी जर्नी छोड़ दोगे। रेसिड्यू साफ करने के लिए लेखक एक छोटा रिचुअल बताता है, द नाइट क्लेंस सेंटेंस। सोने से पहले एक लाइन लिखो, आज चाहे जो भी हुआ, मेरा फ्यूचर अभी भी सुरक्षित है। यार, यह लाइन इंसान को टूटने नहीं देती। अरुण ने इसे 3 दिन लिखा और धीरे धीरे उसकी गिल्ट घुलने लगी। अब यहां से किताब सेटबैक को एक पॉजिटिव लाइट में देखती है। लेखक कहता है कि सेटबैक एक्चुअली आपका सिस्टम रिवील करता है, यानी किन हैबिट्स फ्रजाइल हैं, किन एनवायरनमेंट्स कमजोर हैं, कौन सी इमोशंस आपको सैबोटाज करती हैं। सेटबैक वीकनेस नहीं, फीडबैक होता है। वह लिखता है, योर फर्स्ट सेटबैक इज योर फर्स्ट रियल टीचर। मतलब जब आप टूटते हो, तभी समझते हो कि क्या सच में बदलना था। अरुण ने देखा कि उसकी आदतें तब टूटी जब वर्कलोड बढ़ गया, यानी उसकी हैबिट्स एनर्जी डिपेंडेंट थीं, स्ट्रेस प्रूफ नहीं। अब उसे हाई इंपैक्ट हैबिट्स को स्ट्रेस रेजिस्टेंट बनाना था। लेखक इसके लिए एक नई टेक्निक देता है, हैबिट एंकरिंग अंडर स्ट्रेस। मतलब आदतों को इतने छोटे रूप में बदलना कि स्ट्रेस के दिन भी आप उसे कर सको। ब्रीदिंग, सिर्फ एक डीप ब्रेथ, रीडिंग, सिर्फ एक कोट, प्लानिंग, बस एक प्रायोरिटी। स्ट्रेस के समय आदतें सिंपल होनी चाहिए, पावरफुल नहीं। अब किताब एक और डीपर ट्रूथ बताती है कि सेटबैक्स हमारी वजह से नहीं आते, लाइफ की वजह से आते हैं। फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, वर्कलोड, इमोशनल बर्नआउट, ये सब असली चीजें हैं, एक्सक्यूजेज नहीं। और इन मोमेंट्स में डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ कंपैशन सबसे बड़ा हथियार है। लेखक कहता है, डिसिप्लिन बिल्ड्स हैबिट्स, कंपैशन प्रोटेक्ट्स देम। मतलब अनुशासन आदतें बनाता है, लेकिन दया उन्हें टूटने से बचाती है।
अरुण ने पहली बार खुद पर दया दिखाई। उसने अपने सेटबैक्स को एनिमी नहीं, सिग्नल की तरह देखा। और यह शिफ्ट इतनी जेंटल थी कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कब वह वापस स्टेबिलिटी में आ गया। चैप्टर के अंत में लेखक सेटबैक को एक ब्यूटीफुल मेटाफोर से जोड़ता है। वह कहता है कि प्रगति स्टेयरकेस की तरह नहीं, हार्टबीट की तरह होती है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यही जीवन है, यही ग्रोथ है। आप कभी सीधी रेखा में नहीं बढ़ते। और अगर ग्राफ कुछ समय तक एकदम सीधा दिख रहा हो तो समझ लेना कि आप जी ही नहीं रहे। अरुण ने यह मेटाफोर पढ़ते ही कहा, यार शायद मैं ठीक चल रहा हूं। पहली बार उसे लगा कि सेटबैक उसकी कहानी का अंत नहीं, उसकी कहानी का चैप्टर है। लेकिन भाई, किताब यहां रुकती नहीं। अब वह उस जगह ले जाने वाली है जहां आदतें सिर्फ बिहेवियर नहीं रहती, वे आपकी रिलेशनशिप्स, डिसीजंस और इमोशनल वर्ल्ड को शेप करने लगती हैं। जहां आप सिर्फ माइंडफुल नहीं होते, आप मीनिंगफुल हो जाते हो। और अगले हिस्से में अरुण पहली बार देखेगा कि उसकी अंदरूनी ग्रोथ उसकी बाहरी दुनिया को भी बदलना शुरू कर रही है। यार, अब किताब जिस मोड पर प्रवेश करती है वह बड़ा ही नरम, बड़ा मानवीय और थोड़ा चौंका देने वाला है। क्योंकि यहां पहली बार लेखक यह दिखाता है कि हाई इंपैक्ट हैबिट्स सिर्फ आपके भीतर की दुनिया नहीं बदलती, वे धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया को भी शेप करने लगती हैं। आपके रिश्ते, आपकी बातचीत, आपके बाउंड्रीज, आपके डिसीजंस, सब बदलना शुरू हो जाता है। और सच बोलूं, यह बदलाव सबसे ज्यादा सतल होता है, लेकिन असर सबसे गहरा छोड़ता है। लेखक इस हिस्से की शुरुआत एक ऐसी लाइन से करता है जो अंदर तक उतर जाती है। When you improve your habits, you don't just upgrade your life, you upgrade your relationships। मतलब आदतें बदलने से सिर्फ आप नहीं बदलते, आपका आसपास भी बदलने लगता है, चाहे लोग चाहें या न चाहें। और भाई, यही चीज अब अरुण की जिंदगी में भी दिखने लगी थी। कुछ हफ्तों से उसकी कंसिस्टेंसी वापस स्थिर हो चुकी थी। सेटबैक्स से उभरकर उसमें नई मैच्योरिटी आ गई थी, एक शांत कॉन्फिडेंस, एक ग्राउंडेड फील। और अब उसका रियल वर्ल्ड बिहेवियर भी बदल रहा था। उसे बातें समझ में आने लगी थीं जो पहले कभी दिखाई ही नहीं देती थीं। सबसे पहले बदलाव उसकी बातचीत में आया। वह पहले जल्दी रिएक्ट कर जाता था, भावनाओं में, गुस्से में, इनसिक्योरिटी में। लेकिन ब्रीदिंग और प्लानिंग की कंसिस्टेंसी ने उसके दिमाग को थोड़ा स्पेस दिया। जैसे उसके अंदर एक छोटा सा बफर बन गया हो, कुछ कहने से पहले एक सेकंड की रुकावट, जिसमें इंसान खुद से पूछ ले कि यार, यह जरूरी है क्या। लेखक इसे द रिस्पॉन्स गैप कहता है। वह लिखता है, हैबिट्स क्रिएट स्पेस, स्पेस क्रिएट्स चॉइस, चॉइस क्रिएट्स मैच्योरिटी। यानी आदतें आपको एक मानसिक दूरी देती हैं, उस दूरी में आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो। यह डिफरेंस छोटा लगता है, पर यार, रिश्तों में यह फर्क जिंदगी बदल देता है। अरुण ने भी यह महसूस किया। पहले वह ऑफिस में छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता था। लोग उसे इंपल्सिव, थोड़ा स्ट्रेस्ड और कभी कभी डिफेंसिव समझते थे। लेकिन हैबिट्स से क्लैरिटी बढ़ने लगी तो उसकी टोन बदलने लगी। अब वह रुककर बोलता था, समझकर बोलता था। लोग भी हैरान थे, अरुण आजकल शांत कैसे रहता है। और भाई, ये छोटा सा बदलाव रिलेशनशिप डायनामिक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। अब लेखक एक डीपर ट्रूथ पर आता है, इमोशनल हाइजीन। वह कहता है कि जैसे फिजिकल हाइजीन शरीर को साफ रखती है, वैसे ही इमोशनल हाइजीन आपकी रिलेशनशिप्स को हेल्दी रखती है। और इमोशनल हाइजीन कौन बनाता है? हाई इंपैक्ट हैबिट्स। किताब में एक लाइन है, अनमैनेज्ड इमोशंस डोंट रूइन योर हैबिट्स, दे रूइन योर कनेक्शंस। मतलब अगर आपकी भावनाएं बिखरी हुई हैं तो आप सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं खोते, आप लोगों के दिल भी खो देते हो। यार, यह बात चुभती है, क्योंकि हम घर पर वही होते हैं जो सबसे अनसेंसर्ड वर्जन होता है। पेरेंट्स, पार्टनर, भाई बहन, सब आपकी रॉ एनर्जी का भार उठाते हैं। और यही वह जगह है जहां हैबिट्स सबसे पहले इंपैक्ट छोड़ती हैं। अरुण ने यह सच्चाई एक शाम महसूस की जब उसकी मां ने धीरे से कहा, तू अब कम चिड़चिड़ा लगता है। बस ये एक वाक्य उसके दिल को छू गया, जैसे उसकी ग्रोथ का सबसे सुंदर प्रमाण घर से मिल गया हो। अब किताब रिलेशनशिप्स में एक और सटल चेंज बताती है, बाउंड्रीज। लेखक कहता है, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स मेक यू वैल्यू योर टाइम, वैल्यूइंग योर टाइम मेक्स यू रीडिफाइन हु गेट्स एक्सेस टू इट।
मतलब जब आदतें आपकी लाइफ को स्ट्रक्चर देती हैं, आप ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जी बचाने लगते हो। और तब आपको साफ दिखने लगता है कि कौन से लोग आपका समय खा रहे हैं, कौन से आपकी एनर्जी ब्लॉक कर रहे हैं और कौन से आपकी ग्रोथ से जेन्युइनली खुश होते हैं। यार, ये हिस्सा थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि बाउंड्रीज बनाना आसान नहीं होता, खासकर अपने करीबी लोगों के साथ। लेकिन हैबिट्स धीरे धीरे आपको यह करेज देती हैं कि आप कह सको, यार इस वक्त मैं अनअवेलेबल हूं। और शॉकिंगली लोग इसे समझ भी लेते हैं, क्योंकि आपकी क्लैरिटी कम्युनिकेट हो जाती है। अरुण ने भी बाउंड्रीज बनाई, सोशल मीडिया को सीमित किया, गॉसिप वाली गैदरिंग्स कम की, अननेसेसरी फेवर्स अवॉइड किए। पहले उसे गिल्ट हुआ, लेकिन फिर एक रिलीफ आया, जैसे उसने अपने दिमाग को साफ ब्रीदिंग स्पेस दे दी हो। अब किताब एक सरप्राइजिंग कॉन्सेप्ट लाती है, हैबिट लेड अट्रैक्टिवनेस। यह फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं है, बल्कि इमोशनल मैग्नेटिज्म की। लेखक कहता है, कंसिस्टेंसी मेक्स यू ट्रस्टवर्थी, ट्रस्टवर्थीनेस मेक्स यू अट्रैक्टिव। मतलब जब आपकी आदतें स्टेबल होती हैं, लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, आपकी बातों पर, आपकी एनर्जी पर, आपके प्रेजेंस पर। और यह साइलेंट अट्रैक्टिवनेस रिश्तों को स्ट्रेंथन करती है। यार, अरुण के केस में तो यह मजेदार था। ऑफिस में दो लोग उसे कहने लगे, तू आजकल बहुत बैलेंस्ड लगता है, क्या कर रहा है? और वह बस मुस्कुरा देता। यह बदलाव बाहरी अचीवमेंट से नहीं आया था, इनर स्टेबिलिटी से आया था। अब लेखक एक डीपर रिलेशनशिप ट्रूथ पर आ जाता है, यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू थ्रू द हैबिट्स यू टॉलरेट इन योर सेल्फ। मतलब अगर आप खुद केओटिक हो, खुद इनकंसिस्टेंट, खुद कंफ्यूज्ड, तो लोग भी आपको उसी लेंस से देखते हैं। लेकिन जब आप अपनी आदतों को रिस्पेक्ट करते हो, लोग भी आपकी बाउंड्रीज, आपकी टाइम वैल्यू और आपकी इमोशनल क्लैरिटी को रिस्पेक्ट करने लगते हैं। यहां अरुण को एक पेनफुल रियलाइजेशन हुआ। कुछ दोस्त थे जो उसकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल हो रहे थे। वे उसे नीचे खींचने में सटल कमेंट्स करते थे, तू बदल गया है, इतना सीरियस क्यों हो गया, अब बड़ी बातें करने लगा है। पहले वह यह सुनकर गिल्टी महसूस करता था, लेकिन फिर उसे लेखक की लाइन याद आई, पीपल हु आर स्टक नेवर क्लैप फॉर दोज हु मूव। और भाई, यह बात उसके दिल को धार की तरह काट गई, साफ, तेज, पर जरूरी। उसने समझा कि जिन्हें आपकी ग्रोथ से जलन होती है, वे आपकी जर्नी के लिए सही साथी नहीं हैं। उनकी जगह नए लोग नेचुरली आने लगते हैं जो आपकी अलाइनमेंट से मेल खाते हैं। यही रिलेशनशिप इवोल्यूशन है। लेखक एक की ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, व्हेन योर इंटरनल वर्ल्ड बिकम्स स्टेबल, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड बिकम्स सिलेक्टिव। यानी स्टेबिलिटी आपको सिलेक्टिवनेस देती है, आप अपनी कंपनी कॉन्शियसली चुनने लगते हो। और अब यार, कहानी यहां एक बेहद भावुक मोड़ लेती है। अरुण की जिंदगी में पहली बार उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है, वह अलाइंड है। लोग बदल रहे थे, बाउंड्रीज बन रही थीं, कुछ रिश्ते फेड हो रहे थे, कुछ गहरे हो रहे थे। यह सभी बदलाव पेनफुल भी थे, ब्यूटीफुल भी। लेखक इस चैप्टर के अंत में लिखता है, द राइट हैबिट्स डोंट गिव यू मोर पीपल, दे गिव यू द राइट पीपल। और यह लाइन पढ़ते ही अरुण ने गहरी सांस ली, जैसे उसके दिल से कोई भारी पत्थर उतर गया हो। लेकिन भाई, ग्रोथ यहीं नहीं रुकती। अब किताब उस जगह पहुंचती है जहां सिर्फ हैबिट्स, क्लैरिटी, डायरेक्शन या रिलेशनशिप्स नहीं बचते। अब बात आती है उस हायर लया की, जहां इंसान अपने पर्पस को एक्शन में बदलता है, जहां ड्रीम्स ग्राउंड पर उतरते हैं, जहां आदतें नींव बनती हैं और इंसान बिल्डिंग बन जाता है। और अगले हिस्से में अरुण उस लीप की ओर बढ़ेगा जहां उसे अपने अंदर एक ऐसी शक्ति दिखने वाली है जो उसे खुद भी कभी अपने बारे में पता नहीं थी। यार, अब किताब जिस हिस्से में पांव रखती है वह बिल्कुल ही नई हवा जैसा लगता है, थोड़ा ऊंचा, थोड़ा गहरा, थोड़ा शक्तिशाली। अब तक लेखक ने हमें आदतों की साइकोलॉजी, सेटबैक्स, अलाइनमेंट, रिलेशनशिप्स सब समझा दिया। पर अब वह उस असली मोड पर आता है जहां इंसान आदतों पर निर्भर रहकर नहीं, आदतों का सहारा लेकर अपनी जिंदगी को बनाने लगता है। यहीं से शुरू होता है वह लेयर जिसे लेखक है इम्पैक्ट एक्सिक्यूशन कहता है। मतलब अब डायरेक्शन है, क्लैरिटी है, आइडेंटिटी है, तो चलना भी चाहिए ना यार। और चलने का मतलब सिर्फ छोटे हैबिट्स टिकाना नहीं, चलने का मतलब है अपने पर्पस को जमीन पर उतारना, यानी एक्शन, एक्शन और फिर एक्शन। लेखक इस चैप्टर में पहली लाइन जो लिखता है,
वह दिल को जैसे किसी इनविजिबल बिजली से झटका देती है। क्लैरिटी विदाउट एक्सिक्यूशन इज जस्ट इमेजिनेशन। मतलब साफ दिशा होना बहुत सुंदर है, बहुत पोएटिक है, पर अगर आप उस डायरेक्शन में कदम नहीं रखते तो वह डायरेक्शन सिर्फ एक सपने की ड्राइंग बनकर रह जाती है, वही हकीकत नहीं बनती। और भाई, ये बात अरुण की नस नस में उतर गई, क्योंकि अब तक वह आदतें बना चुका था, सेटबैक से निकल चुका था, रिलेशनशिप्स स्टेबिलाइज हो चुकी थीं, पर एक सवाल हर रात उसे काट रहा था। मैं किस दिन अपनी जिंदगी को फॉरवर्ड मूव करना शुरू करूंगा? कब वह काम शुरू करूंगा जिसके लिए मैं रात में सपने देखता हूं? यहीं से लेखक एक्सिक्यूशन की असली एनाटॉमी खोलता है। वह कहता है कि एक्शन शुरू करने के लिए इंसान को 2 लेयर्स पार करनी पड़ती हैं। पहली भय, क्या मैं कर पाऊंगा? दूसरी भ्रम, मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? और है इम्पैक्ट एक्सिक्यूशन यही 2 लेयर्स तोड़ने की कला है। लेखक सबसे पहले द फियर लेयर को समझाता है। वह कहता है कि एक्शन का असली दुश्मन टैलेंट की कमी नहीं, प्लानिंग की कमी नहीं, फियर है। खासकर वह डर जिसमें हमें लगता है कि अगर हमने शुरू किया और असफल हो गए तो हमारी आइडेंटिटी टूट जाएगी। वह लिखता है, पीपल अवॉइड बिग एक्शंस बिकॉज बिग एक्शंस डिमांड बिग आइडेंटिटी। मतलब बड़े कदम उठाने के लिए आपको अपने अंदर एक बड़ा वर्जन चाहिए, और उस वर्जन को पैदा करने में डर लगता है। अरुण भी इसी डर से जूझ रहा था। उसका ड्रीम था कि वह अपने कम्युनिकेशन और क्लैरिटी पर इतनी मास्टरी हासिल करे कि वह समदे अपने फील्ड में एक मेंटोर जैसा बन सके। लेकिन यार, एक्शन शुरू करने की हिम्मत उसे नहीं हो रही थी। वह सोचता, मैं कौन होता हूं किसी को गाइड करने वाला? मैं परफेक्ट तो नहीं हूं। लेकिन लेखक कहता है, एक्सिक्यूशन बिगिंस व्हेन यू स्टॉप वेटिंग टू बी परफेक्ट। मतलब परफेक्ट बनने का इंतजार एक्सिक्यूशन को मार देता है। अब लेखक आता है दूसरे लाया परभ्रम। वह कहता है कि हम एक्शन इसलिए डिले नहीं करते कि हमें मोटिवेशन नहीं है, बल्कि इसलिए कि हमें शुरू करने का पहला कदम पता नहीं होता। वह इस भ्रम का एक ब्रिलियंट सोल्यूशन देता है, द 3 स्टेप लॉन्च। 3 स्टेप, बस 3। पहला, डिफाइन द स्मॉलेस्ट एक्शनेबल वर्जन ऑफ योर ड्रीम। दूसरा, गिव इट अ फिक्स्ड टाइम एंड अ फिक्स्ड प्लेस। तीसरा, डू इट बिफोर योर ब्रेन हैज अ चांस टू निगोशिएट। अरुण ने इसे अपने ड्रीम पर अप्लाई किया। पूरी किताबें पढ़ने की, मेंटोरिंग सीखने की, कंटेंट बनाने की प्लानिंग छोड़कर उसने खुद से सिर्फ एक छोटा कमिटमेंट लिया, हर दोपहर 5 मिनट एक टॉपिक पर अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखूंगा। यह उसके ड्रीम का सबसे छोटा एक्शनेबल वर्जन था, एंड इंपॉर्टेंटली ऐसा वर्जन जिसे उसका दिमाग रेजिस्ट नहीं कर सकता था। और भाई, 5 मिनट की यह आदत उसके लिए एक टनल का पहला पत्थर बन गई। अब किताब एक्सिक्यूशन की एक नई कॉन्सेप्ट पर आती है, द एक्शन विंडो। लेखक कहता है कि हर इंसान के दिमाग में दिन भर में 2-3 ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब वह इमोशनली और मेंटली एक्शन रेडी होता है। यही मीन्स आपकी एक्सिक्यूशन को स्काईरॉकेट कर देते हैं अगर आप इन विंडोज को पकड़ना सीख जाए। वह लिखता है, मोटिवेशन डजंट स्टे ऑल डे, इट अराइव्स लाइक अ गेस्ट, यूज इट व्हेन इट नॉक्स। अरुण ने अपनी एक्शन विंडोज पहचानी सुबह की क्लैरिटी के तुरंत बाद, दोपहर की प्लानिंग के बाद और रात को सोने से पहले। उसने इन दोनों विंडोज में छोटे बट मीनिंगफुल एक्शंस रखना शुरू किया। धीरे धीरे वह बिल्ड होने लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग और ड्रीम को इनविजिबल ग्लू से जोड़ दिया हो। अब लेखक एक्सिक्यूशन का सबसे पावरफुल हिस्सा खोलता है, द फोर्स मल्टीप्लायर हैबिट। वह कहता है कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी हैबिट होती है जो सिर्फ खुद नहीं चलती, बल्कि बाकी सभी एक्शंस को मल्टीप्लाई कर देती है। एक्सिक्यूशन के लिए यह हैबिट होती है डेली आउटपुट। मतलब रोज थोड़ा प्रोड्यूस करना, भले 5 मिनट का, भले छोटा, पर कुछ ऐसा जो टेंजिबल हो, मेजरेबल हो, आपका हो। अरुण के लिए यह था राइटिंग। 5 मिनट रोज लिखा, फिर 15, फिर एक दिन उसने मुझे कहा, यार मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं कि मेरे भीतर कुछ बढ़ रहा है, मेरी समझ, मेरा टोन, मेरा क्लैरिटी। लेखक कहता है, एक्सिक्यूशन कॉम्पाउंड्स फास्टर देन लर्निंग। मतलब सीखने से ज्यादा तेजी से आपकी जिंदगी बदलती है जब आप करने लगते हो। अब आता है इस चैप्टर का सबसे जन्म बदल देने वाला पॉइंट, द 1 प्रोजेक्ट रूल। लेखक कहता है कि इंसान मल्टीटास्किंग से नहीं, सिंगल टास्क मैराथन से जीतता है।
वह सलाह देता है किसी भी समय जीवन में एक को प्रोजेक्ट चुनो, बस एक। क्यों? क्योंकि एक्शन डिवाइडेड हो गया तो इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाता है। अरुण के पास कई ड्रीम्स थे, फिटनेस, रीडिंग, कम्युनिकेशन मैस्टरी, फाइनेंशियल ग्रोथ, लेकिन एक्शन के लिए उसने सिर्फ एक चुना, कम्युनिकेशन मैस्टरी प्रोजेक्ट। इस सिंगल फोकस ने उसके एक्शंस को लेजर की तरह काटकर क्लैरिटी दी। अब उसके हर छोटे कदम का एक दिशा था। अब किताब एक्सिक्यूशन के इमोशनल साइड को खोलती है। लेखक कहता है, एक्शन क्रिएट्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्रिएट्स करेज, करेज क्रिएट्स बिगर एक्शन। यह एक अपवर्ड स्पाइरल है। आप जितना करते हो उतना बनते हो, जितना बनते हो उतना करने की हिम्मत बढ़ती है। अरुण में वही अपवर्ड स्पाइरल एक्टिवेट होने लगा। छोटी विंस उसकी पर्सनैलिटी को बदलने लगिन। वह ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा आर्टिकुलेट, ज्यादा इंटेंशनल हो गया था। उसकी बातें साफ होने लगीं, डिसीजंस तेज हुए, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने अंदर पर्पस की हल्की धड़कन सुनाई देने लगी। लेकिन यार, लेखक यहीं एक वार्निंग भी छोड़ देता है, एक्सिक्यूशन हैज अ प्राइस, डिस्कम्फर्ट। और डिस्कम्फर्ट से बचने वाला इंसान एक्सिक्यूशन में कभी महान नहीं बन सकता। और यही डिस्कम्फर्ट अब अरुण अपनी पहली बिग चैलेंज में फेस करने वाला है। क्योंकि ऑथर अगले चैप्टर में उस चीज की बात करता है जिसे पढ़कर दिल थोड़ा कांपता भी है और थोड़ा एक्साइटेड भी होता है। योर फर्स्ट बोल्ड एक्शन, वह कदम जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देता है। और भाई, इस अगले हिस्से में अरुण वह पहला बोल्ड कदम उठाने वाला है, वो स्टेप जो हर इंसान के ट्रांसफॉर्मेशन की असली शुरुआत होता है। यार, अब किताब जिस हिस्से में आती है वहां हवा का तापमान बदल जाता है। थोड़ा डर, थोड़ा रोमांच, थोड़ी बेचैनी और थोड़ा सा अब कुछ बड़ा होने वाला है वाला वाइब पैदा हो जाता है। क्योंकि यहां लेखक उस पल की बात करता है जिसे वह द फर्स्ट बोल्ड स्टेप कहता है। वह लिखता है, योर ट्रांसफॉर्मेशन डजंट बिगिन व्हेन यू बिल्ड हैबिट्स, इट बिगिन्स व्हेन यू डू समथिंग दैट स्केयर्स यू बट इन द डायरेक्शन ऑफ योर पर्पस। मतलब आदतें नींव हैं, पर असली इमारत तब खड़ी होती है जब आप पहला साहसी कदम उठाते हो, वह कदम जो आपको डराता है पर आगे भी ले जाता है। और भाई, यह लाइन अरुण के सीने में सीधी लगी, क्योंकि अब तक वह आदतें बना रहा था, क्लैरिटी बना रहा था, कॉन्फिडेंस गेन कर रहा था, लेकिन उस अंदरूनी डर से अब भी बच रहा था कि कहीं वह अपनी एस्पिरेशनल आइडेंटिटी को दुनिया के सामने न रखना पड़े। अब किताब इस बोल्ड स्टेप की प्रकृति समझाती है। वह कहता है कि हर इंसान के लाइफ पर्पस के रास्ते में एक फियर वॉल खड़ी होती है, एक ऐसी दीवार जो आपको अंदर से विस्पर करती है, तू इस काबिल नहीं, तू अभी तैयार नहीं, तू फेल हो जाएगा। और यह दीवार हैबिट से नहीं, करेज से टूटती है। लेखक कहता है, बोल्ड एक्शन इज नॉट अ बिग एक्शन, इट इज एन ऑनेस्ट एक्शन। मतलब बड़ा कदम वो नहीं जो दुनिया वाला बड़ा समझे, बड़ा कदम वो है जो आपके दिल में हलचल पैदा करे। अब अरुण के मामले में यह दीवार कम्युनिकेशन से जुड़ी थी। उसे हमेशा डर लगता था कि अगर उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी क्लैरिटी, अपनी वॉइस दुनिया के सामने रखी तो लोग जज करेंगे, अरे इसे क्या आता है, ये कौन सा एक्सपर्ट है, ये सीरियस कब से हो गया। और भाई, यह डर किसी भी इंसान को फ्रीज कर देता है। वह सोचने लगता है कि सिर्फ परफेक्ट वर्जन ही शुरू करने लायक है। लेकिन लेखक कहता है, बोल्डनेस इज द विलिंगनेस टू बी सीन बिफोर यू फील रेडी। मतलब हिम्मत का मतलब तैयार होना नहीं, दिखने की हिम्मत रखना है। यहीं से किताब एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देती है जिसे वह द करेज टेस्ट कहता है। यह टेस्ट 3 सवालों पर चलता है। क्या यह काम मुझे थोड़ा डराता है? क्या यह काम मेरे पर्पस के अलाइनमेंट में है? क्या यह काम मेरे फ्यूचर सेल्फ को स्ट्रेंथन करेगा? अगर तीनों का जवाब हां आए तो वह काम आपका पहला बोल्ड कदम है। अरुण ने अपने लिए यह टेस्ट किया। उसे डर किससे लगता था? अपनी आवाज, अपने आइडियाज को शेयर करने से। क्या यह उसके पर्पस के अलाइंड था? हां, क्योंकि उसका कॉ वैल्यू क्लैरिटी था और उसका लॉन्ग टर्म डायरेक्शन कम्युनिकेशन मैस्टरी। क्या यह फ्यूचर सेल्फ को मजबूत बनाता? बिल्कुल। तो उसका बोल्ड स्टेप था पब्लिकली शेयर करना कि वह कम्युनिकेशन सीख रहा है। बस इतना। न कोई बिग प्रोजेक्ट, न कोई मास्टर क्लास, सिर्फ शेयर करना, एक छोटी पोस्ट, एक छोटा थॉट, एक छोटी लर्निंग। लेकिन यार, यह उसके लिए पहाड़ पर चढ़ने जैसा था।
अब किताब इस बोल्ड स्टेप के लिए एक टेक्निक बताती है, द थ्रेशोल्ड रिचुअल। इस रिचुअल का मतलब है कि आप बोल्ड स्टेप से पहले एक सिंबॉलिक छोटा सा जेस्चर करते हो जो आपको मानसिक ऊर्जा देता है। लेखक 3 एग्जाम्पल्स देता है, अपनी डायरी में सिग्नेचर करना, एक डीप ब्रेथ लेना, 10 सेकंड आंखें बंद करके फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करना। अरुण ने तीसरा चुना। उसने आंखें बंद कीं, 5 डीप ब्रेथ्स लीन और उस वर्शन को इमेजिन किया, काम, कॉन्फिडेंट, क्लियर, वो वह बनना चाहता था। फिर ट्रेम्बलिंग फिंगर्स से उसने अपनी पहली छोटी सी पोस्ट लिखी, आज मैंने कम्युनिकेशन पर पढ़ी एक छोटी बात समझी और मैं चाहता हूं कि मैं रोज थोड़ा बेहतर बनूं। उसने पोस्ट की, दिल जोर से धड़क रहा था। और भाई, यह 5 लाइनें उसके लिए एवरेस्ट चढ़ने जैसी थीं। लेखक कहता है कि पहला बोल्ड स्टेप दुनिया के लिए छोटा होता है, पर इंसान के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स बदल देता है। किताब में एक लाइन है, आफ्टर योर बोल्ड स्टेप योर फियर रिस्पेक्ट्स यू, यानी डर गायब नहीं होता, पर वह आपकी अथॉरिटी को मानने लगता है। अरुण ने भी यही महसूस किया। पोस्ट करने के बाद उसे अजीब सा हल्का डर लगा, फिर रिलीफ, फिर थोड़ा गर्व, और फिर एक कमेंट आया, नाइस थॉट भाई। बस यह एक छोटा सा वैलिडेशन उसके अंदर कुछ पिघला गया। फिर उसके 2 कॉलीग्स ने उसकी पोस्ट पर क्लैप दिया और अचानक उसे लगा, यार, मुझे शायद शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अब किताब कहती है कि बोल्ड स्टेप सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आता है जो सबसे मुश्किल हिस्सा है, वल्नरेबिलिटी विंडो। यानी बोल्ड एक्शन के बाद एक छोटा सा समय आता है जब इंसान इमोशनली खुला महसूस करता है, एक्साइटेड भी, एक्सपोज्ड भी। सीना खुला रह जाता है, जैसे हवा थोड़ी तेज चलने लगे। इस समय अगर कोई क्रिटिसिज्म, कोई साइलेंस, कोई सेल्फ डाउट आ जाए तो इंसान फिर से शेल में चला जाता है। लेकिन अगर इस विंडो में इंसान ग्राउंडेड रहता है तो उसकी ग्रोथ जंप कर जाती है। लेखक इस टाइम पर एक रूल देता है, प्रोटेक्ट द फर्स्ट 48 आवर्स आफ्टर योर बोल्ड स्टेप। मतलब उस समय किसी से अननेसेसरी कंपैरिजन मत करो, अपने एक्शन को डाउट मत करो, और सबसे जरूरी किसी नए बोल्ड कदम की प्लानिंग मत करो। बस उस स्टेप को अब्सॉर्ब करो, फील करो, सेटल होने दो। अरुण ने इस रूल को दिल से अपनाया। उसने पोस्ट करने के बाद फोन बंद किया, टहलने गया, अपनी डायरी में लिखा, आई डिड समथिंग दैट स्कैर्ड मी। और यार, उस दिन रात को उसने जो स्लीप लिया, वह जैसे वर्षों बाद मिली हो, हल्की, शांत, सुकून भरी। अब किताब आगे जाकर कहती है कि बोल्ड स्टेप का असली रिवॉर्ड अचीवमेंट नहीं होता, आइडेंटिटी शिफ्ट होता है। वह लिखता है, बोल्डनेस रिराइट्स हु यू बिलीव यू आर। यानी हिम्मत वह चीज है जो इंसान के अंदर नई कहानी लिखती है। अरुण के अंदर भी वही रीराइट हो रहा था। पहले वह सोचता था, मैं इंट्रोवर्टेड हूं, मुझे शर्म आती है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। लेकिन अब उसके दिमाग में नई लाइन उभर रही थी, आई कैन स्पीक, आई कैन शो अप, आई कैन बिगिन। पर भाई, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि बोल्ड स्टेप के बाद लाइफ आपको 2 ऑप्शंस देती है। या तो आप मोमेंटम पकड़ो और आगे बढ़ो, या बोल्डनेस को एक एक्सीडेंट मानकर वहीं रुक जाओ। लेखक अगले चैप्टर में इसी चीज को खोलता है, बोल्डनेस से मोमेंटम कैसे बनाया जाए, बोल्ड एक्शन को डेली आइडेंटिटी का हिस्सा कैसे बनाएं, और कैसे बोल्डनेस को एक सिस्टम में बदल दें ताकि बड़े ड्रीम्स बड़े लगना बंद हो जाए। और वहीं अरुण पहली बार यह देखने वाला है कि बोल्डनेस सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक प्रैक्टिस है। यार, किताब अब जिस हिस्से में पहुंचती है वहां आवाज में एक अजीब सी गंभीरता आ जाती है, जैसे लेखक अब हमारे कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कह रहा हो, ठीक है, तूने हिम्मत दिखाई, अब असली खेल शुरू होता है। क्योंकि यहां बात बोल्ड स्टेप की नहीं, बोल्डनेस को हैबिट बनाने की है। और भाई, यह चीज इंसान की पूरी आइडेंटिटी को नई शक्ल दे देती है। लेखक इस चैप्टर की शुरुआत एक लाइन से करता है जो किसी गहरे कुएं में गिरती हुई सी लगती है, बोल्डनेस इज नॉट एन इवेंट, इट इज अ मसल। मतलब साहसी कदम एक दिन की चमक नहीं, बल्कि रोज की कसरत है। अगर इसे रोज हल्का हल्का स्ट्रेच न करो तो यह वापस सिकुड़ जाती है। और यही सच अरुण को अब समझ आने वाला था। उसका पहला बोल्ड स्टेप छोटा था, पर शेक करने वाला था। उसने अपनी बात पहली बार दुनिया के सामने रखी, और भाई, उस एक कदम ने उसके दिमाग में कुछ हल्का हल्का क्रैक खोला, जैसे कॉन्फिडेंस की कोई पुरानी जंजीर टूटने लगी हो।
लेकिन लेखक कहता है कि यही सबसे खतरनाक स्टेज है। द मोमेंट आफ्टर योर फर्स्ट बोल्ड स्टेप इज द मोमेंट मोस्ट पीपल रिटर्न टू सेफ्टी। क्योंकि हमें लगता है चलो कर लिया, अब वापस कंफर्ट जोन में लौट चले। हिम्मत का स्वाद मीठा होता है, पर उसके बाद आने वाली वल्नरेबिलिटी का डर बहुत कड़वा होता है। अरुण भी उसी जगह खड़ा था। पोस्ट करने के बाद उसे एक सतल डर था, अगला कदम क्या? अगर वह वहीं रुक जाता तो बोल्ड स्टेप एक एक्सीडेंटल मोमेंट बनकर रह जाता। लेकिन किताब उसे आगे बढ़ने का तरीका सिखाती है। लेखक कहता है कि बोल्डनेस को हैबिट बनाने के लिए 3 सिस्टम्स चाहिए: माइक्रो करेज, माइक्रो एक्शंस, माइक्रो प्रूफ। पहला सिस्टम माइक्रो करेज, यानी रोज का एक छोटा साहस। छोटा मतलब सच में छोटा, जैसे किसी कॉलीग से साफ बोल देना कि आप अभी बिजी हो, किसी दोस्त से बाउंड्रीज रखना, कोई ऑनेस्ट फीडबैक देना, कोई गलतफहमी क्लियर करना, किसी चीज पर अपनी राय स्पष्ट करना। लेखक लिखता है, करेज ग्रोज बेस्ट इन टीस्पून्स नॉट बकेट्स। मतलब बड़े बड़े कदमों से नहीं, छोटे छोटे साहस से दिल मजबूत होता है। अरुण ने माइक्रो करेज प्रैक्टिस शुरू की। पहले दिन उसने ऑफिस में अपने मैनेजर से साफ तौर पर कहा, मैं यह काम आज नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। यार, यह उसके लिए बोल्ड एक्शन था, छोटी चीज पर कॉन्फिडेंस में चलती इंट। दूसरे दिन उसने एक दोस्त को साफ साफ कहा, भाई मुझे अभी थोड़ी शांति चाहिए, बाद में बात करते हैं। यह बाउंड्री उसके लिए डरावनी थी, पर उसने बोला। यह उसका दूसरा चमचभर साहस था। और ऐसे ही धीरे धीरे उसके अंदर माइक्रो बोल्डनेस का नल खुलने लगा। दूसरा सिस्टम माइक्रो एक्शंस। लेखक कहता है, स्मॉल कंसिस्टेंट बोल्ड एक्शंस बीट अकेजनल हीरोइक अटेम्प्ट्स। मतलब कभी कभार हीरो मत बनो, रोज थोड़ा ब्रेव बनो। माइक्रो एक्शंस वो होते हैं जो आपके बिग गोल की दिशा में रोज एक कदम डालते हैं। जैसे अरुण के लिए कम्युनिकेशन मैस्टरी, तो माइक्रो एक्शन था 5 मिनट राइटिंग, या एक वॉइस नोट प्रैक्टिस, या एक छोटी सी रिफ्लेक्शन शेयर करना। लेखक कहता है कि एक्शन और बोल्डनेस का रिश्ता ऐसा है, एक्शन स्ट्रेंथन्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथन्स एक्शन। यानी एक दूसरे को फीड करते हैं, जैसे दिमाग में 2 गियर्स एक दूसरे को घुमाते हों। अरुण ने अपनी लाइफ में रोज माइक्रो एक्शन रखना शुरू किया। कभी उसने 2 लाइन लिखी, कभी एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया, कभी एक छोटा सा थॉट शेयर किया, कभी सिर्फ एक टॉपिक पर 5 मिनट बात की। यार, देखने में यह सब छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे यह छोटी गतिविधियां उसके दिमाग में एक नई आइडेंटिटी बनी। मैं वह इंसान हूं जो लगातार बेहतर हो रहा है और अपनी आवाज दुनिया को सुना सकता है। तीसरा सिस्टम माइक्रो प्रूफ, यानी छोटे छोटे प्रमाण कि आप सच में बदल रहे हो। लेखक कहता है कि आइडेंटिटी शिफ्ट प्रूफ से होती है, फीलिंग्स से नहीं। वह लिखता है, योर ब्रेन नीड्स एविडेंस टू बिलीव योर न्यू स्टोरी। मतलब जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हो, आपका दिमाग छोटे छोटे टिक्स जमा करने लगता है, दन दन दन, और यह छोटा डेटर आपकी आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है। अरुण ने यह महसूस किया जब एक दिन उसने अपनी डायरी खोली और पिछले दिनों की छोटी बोल्डनेस आपको बदलती है, लेकिन किताब एक ट्विस्ट बताती है, जैसे जैसे आप बोल्ड होते हो, लाइफ आपको नए डर देती है। क्योंकि हर बोल्ड स्टेप के बाद आप एक नए स्तर पर पहुंचते हो, और हर स्तर पर नए डर, नई चुनौतियां, नई इनसिक्योरिटीज आती हैं, और यही हेल्थी है। किताब कहती है, न्यू फियर्स मीन योर वर्ल्ड इज एक्सपैंडिंग। अरुण ने भी यह महसूस किया। पहले उसे बोलने से डर लगता था, अब उसे बड़े आइडियाज शेयर करने से डर लगने लगा। पहले उसे लोगों की जजमेंट से डर लगता था, अब उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर लगने लगा। लेकिन हर फियर के पीछे एक नए वर्जन की पुकार थी। अब किताब इस चैप्टर के अंत में बोल्डनेस को एक डीपर आइडेंटिटी शिफ्ट से जोड़ती है। वह लिखता है, यू डोंट बिकम बोल्ड, यू रियलाइज यू वर ऑलवेज केपेबल। मतलब बोल्डनेस सीखने की चीज नहीं, याद करने की चीज है कि आप हमेशा केपेबल थे, बस डर ने आपको छुपा रखा था। और यही रियलाइजेशन अब अरुण में भी धीरे धीरे उग रहा था। अब वह खुद को सिर्फ डिसिप्लिन्ड नहीं, बल्कि केपेबल महसूस कर रहा था। उसके भीतर अब वह एनर्जी थी जो दुनिया को धीरे धीरे शेप करने लगती है। उसका चलना पर्पसफुल था, उसका बोलना इंटेंशनल था, उसकी छोटी छोटी जीतें उसे भीतर से चमका रही थी।
लेकिन यार, बोल्डनेस बढ़ने के बाद इंसान एक और गहरी चैलेंज का सामना करता है। जब आप आगे बढ़ते हो तो अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं, और अपॉर्चुनिटी कभी कभी उतना ही डेंजरस ट्रैप होती है जितना फेलियर, क्योंकि गलत अपॉर्चुनिटी आपका पूरा मोमेंटम खा जाती है। किताब का अगला हिस्सा इसी पजल को खोलता है। कैसे बोल्डनेस को दिशा दें, कैसे सही अपॉर्चुनिटीज चुनें, कैसे गलत रास्तों से बचें, और कैसे अपनी ग्रोथ को इतना केंद्रित करें कि वह एक्सप्लोजन की तरह असर करे। और यहीं से अरुण की जर्नी एक ऐसे मोड में प्रवेश करने वाली है जहां उसको पहली बार पता चलेगा, ग्रोथ का दुश्मन हमेशा फियर नहीं होता। कई बार ग्रोथ का असली दुश्मन होता है ओवर एक्सपेंशन। यार, अब किताब जिस मोड में कदम रखती है वहां बात डर की नहीं रहती, अब बात प्रलोभन की रहती है। लेखक यहां एक खतरनाक सच सामने रखता है। ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा फियर नहीं होता, कभी कभी ग्रोथ का दुश्मन होता है अपॉर्चुनिटी का ओवरलोड। मतलब जब इंसान थोड़ा उभरने लगता है, थोड़ा चमकने लगता है, थोड़ा बोल्ड बनने लगता है, तब उसके सामने अचानक इतनी सारी पोटेंशियल्स, पैथ्स, आइडियाज और ऑफर्स खुलने लगते हैं कि उसका दिमाग ओवरलोडेड हो जाता है, और यही ओवरलोड उसका मोमेंटम खा जाता है। यही चैप्टर ओवर एक्सपेंशन ट्रैप को समझाता है। लेखक शुरुआत में एक लाइन लिखता है जो अजीब सी चुभती है। When you start rising, the world will offer you shortcuts disguised as opportunities. मतलब जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दुनिया आपको हर दिशा में खींचने लगती है कि ये भी कर लो, वह भी कर लो, इधर भी आ जाओ, उधर भी आ जाओ। और बहुत बार इंसान बहक जाता है क्योंकि हर नई चीज एक्साइटिंग लगती है, शाइनी लगती है। लेकिन शाइनी चीजें हमेशा मीनिंगफुल नहीं होती। कई बार वे आपकी असली दिशा से आपको हटाने के लिए आती हैं। अरुण के साथ अब यही हो रहा था। जल्दी जल्दी छोटे बोल्ड स्टेप्स लेने के बाद उसके अंदर एक सतल ग्लो आ गया था। ऑफिस में लोग उसे ज्यादा पूछने लगे। दो दोस्तों ने कहा, भाई तू कंटेंट डाल, हम सपोर्ट करेंगे। किसी ने बोला, पब्लिक स्पीकिंग ट्राई कर। किसी ने कहा, कम्युनिकेशन कोचिंग शुरू कर दे। किसी ने बोला, यूट्यूब कर ले। किसी ने कहा, रील्स बना। हर जगह से सजेशंस आने लगे। और भाई, ये सजेशंस चापलूसी नहीं थे। लोग जेन्युइनली मदद करना चाहते थे। लेकिन असली खतरा यही था, जब 10 दरवाजे खुल जाए, इंसान अपनी असली राह भूल जाता है। अब लेखक यहां एकदम शार्प वार्निंग देता है, नॉट एवरी ओपन डोर इज मेंट फॉर यू, सम आर टेस्ट्स, सम आर ट्रैप्स। किताब आगे एक्सपेंशन वर्सेस डाइल्यूशन समझाती है। वह कहता है कि ग्रोथ दो तरह की होती है। एक एक्सपेंशन जिसमें आपकी आइडेंटिटी, स्किल्स और क्लैरिटी गहरी होती है। दूसरी डिल्यूशन जिसमें डायरेक्शन बढ़ती नहीं, फैल जाती है, और फैलने से क्लैरिटी टूट जाती है। और भाई, मुझे अरुण की हालत देखकर लगा कि वह इस डाइल्यूशन के किनारे पर खड़ा है। उसे सब कुछ करना है, सब कुछ सीखना है, सबको खुश करना है, हर दिशा में भागना है। लेकिन लेखक कहता है, योर एनर्जी इज अ करेंसी, स्पेंड इट वेयर द रिटर्न इज आइडेंटिटी, नॉट अपलॉज। मतलब एनर्जी वहां खर्च करो जहां आपका फ्यूचर सेल्फ ग्रो होता है, न कि वहां जहां लोग वाह वाह बोले। अब किताब बताती है अपॉर्चुनिटी फिल्टरिंग सिस्ट में एक तरीका जिससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी सच में आपकी दिशा का हिस्सा है और कौन सी बस शाइनी डिस्ट्रैक्शन। इस सिस्टम में 4 सवाल होते हैं, और भाई, ये 4 सवाल हर इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। पहला, क्या यह मेरे कॉ पर्पस से अलाइन है? दूसरा, क्या यह मेरी एग्जिस्टिंग हैबिट्स को मजबूत करेगा या बिगाड़ देगा? तीसरा, क्या यह मुझे एक्सपैंड करेगा या सिर्फ एक्साइट करेगा? क्या यह मुझे फ्यूचर सेल्फ के करीब ले जाएगा या बस बिजी रखेगा? अरुण ने यह टेस्ट अप्लाई किया। उसने एक एक करके हर न्यू अपॉर्चुनिटी को चुना और इन 4 सवालों से परखा। यूट्यूब एक्साइटिंग, पर आइडेंटिटी अलाइंड नहीं था, अभी नहीं। कम्युनिकेशन कोचिंग प्रीमच्योर था। पब्लिक स्पीकिंग जरूरी, पर अभी माइक्रो लेवल पर। कंटेंट बिल्डिंग, हां, यह उसकी आइडेंटिटी स्ट्रेंथन करता था। डेली राइटिंग स्ट्रॉन्गेस्ट अलाइनमेंट, यानी असली डायरेक्शन साफ होने लगी। उसका कोर था क्लैरिटी थ्रू कम्युनिकेशन, बाकी सब साइड नॉइज था। किताब अब एक डीप कॉन्सेप्ट बताती है, आइडेंटिटी ड्रिवन फोकस। यह कहता है कि डिसीजंस आपको गोल्स के हिसाब से नहीं, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से लेने चाहिए। वह लिखता है, डिसाइड एज द पर्सन यू आर बिकमिंग,
नॉट एज द पर्सन यू आर लीविंग बिहाइंड। मतलब निर्णय वह इंसान ले जिसका भविष्य आप बना रहे हों कि वह जो कल थे। अरुण ने अपना फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइज किया, काम, आर्टिकुलेट, थॉटफुल, डीपली क्लियर कम्युनिकेटर। और उसने सोचा है वर्षन कौन सी चीज चुनेगा। और यार, उसका दिमाग पहली बार क्लीन हुआ, जैसे कोई धुंध हट गई हो। अब किताब ओवर एक्सपेंशन को रोकने का एक सबसे डेंजरस ट्रूथ बताती है, द मोर यू राइज द मोर बाउंड्रीज यू विल नीड। मतलब जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आपको अनो बोलने की जरूरत बढ़ती जाती है, क्योंकि अनो आपकी क्लैरिटी बचाता है, आपकी एनर्जी बचाता है, आपकी आइडेंटिटी बचाता है। लेखक एक लाइन लिखता है, सेइंग नो इज नॉट रिजेक्शन, इट इज डायरेक्शन। मतलब नो बोलना किसी को ठुकराना नहीं, अपनी दिशा को बचाना है। अरुण ने अपने लाइफ में पहली बार कुछ चीजों को अनो कहा। एनो तो ओवर एक्साइटमेंट, एनो तो प्रेशर फ्रॉम फ्रेंड्स, एनो तो डूइंग 10 थिंग्स एट वंस, एनो टू द इल्यूजन दैट ही मस्ट ग्रो क्विकली। और भाई, इसो में एक अजीब सी ताकत थी। उसके अंदर से अचानक गिल्ट कम होने लगा और क्लैरिटी गहरी होने लगी। अब किताब की अगली कॉन्सेप्ट आती है, डीप वर्क आइडेंटिटी। लेखक कहता है कि हर मीनिंगफुल लाइफ एक ही चीज से बनती है, डीप फोकस्ड वैल्यू ड्रिवन वर्क। एक ऐसा काम जिसे आप हर दिन थोड़े थोड़े इंक्रीमेंट्स में करते हो। वह लिखता है, यू डोंट बिकम एक्सेप्शनल बाय डूइंग मेनी थिंग्स, यू बिकम एक्सेप्शनल बाय डूइंग वन थिंग डीपली। और यह लाइन तो जैसे अरुण के दिल में सीमेंट की तरह जम गई। अब उसने तय किया कि वह अपने कम्युनिकेशन प्रैक्टिस को डीप वर्क जोन बनाएगा, रोज सिर्फ 20 मिनट, लेकिन पूरा फोकस, पूरा प्रेजेंस। अब किताब इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में एक सॉफ्ट इमोशनल ट्रूथ बताती है, व्हेन यू स्टॉप रनिंग इन एवरी डायरेक्शन, यू फाइनली हियर द डायरेक्शन मेंट फॉर यू। मतलब जब आप हर रास्ते पर भागना छोड़ते हो, तभी आपको वह एक रास्ता सुनाई देता है जो आपका है। अरुण की आंखें इस लाइन पर थोड़ी नम हो गईं, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया वह खोया नहीं था, वह बस बहुत सारे रास्ते देख रहा था। अब डायरेक्शन साफ थी, डीप कम्युनिकेशन, मास्टरी, क्लैरिटी, आइडेंटिटी, बिल्डिंग, कंसिस्टेंट माइक्रो एक्शन। लेकिन यार, लेखक यहां एक नई चुनौती की तरफ इशारा करता है। जब दिशा मिल जाए, जब पर्पस साफ हो जाए, जब एक्शंस अलाइंड हो जाए, तब एक नई लड़ाई शुरू होती है। डिसिप्लिन वर्सेस डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी वर्सेस एम्बिशन। अगला हिस्सा इसी सबसे बड़े संघर्ष को खोलता है, कैसे इंसान अपनी ग्रोथ को सस्टेन करता है, कैसे वह लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बनाता है, और कैसे वह उस डेंजरस ट्रैप से बचता है जिसमें एम्बिशन इतना बढ़ जाता है कि कंसिस्टेंसी टूट जाती है। अगला चैप्टर अरुण कौंड आपको इसकी गहराई में ले जाएगा। यार, अब किताब जिस हिस्से में आती है वह बड़ा ही महीन, बड़ा ही असली और बड़ा ही मानवीय संघर्ष से भरा हुआ है, क्योंकि यहां लेखक उस लड़ाई की बात करता है जिसे हम खुलकर कभी स्वीकार नहीं करते। यह डर की लड़ाई नहीं है, यह आलस की लड़ाई नहीं है, यह दुनिया की नहीं, खुद की एम्बिशन की लड़ाई है। लेखक कहता है, मोस्ट पीपल डोंट फेल बिकॉज दे लैक डिसिप्लिन, दे फेल बिकॉज देयर एम्बिशन आउटरन्स देयर कैपेसिटी। मतलब इंसान अपनी हार का असली कारण गलत जगह ढूंढता है। वह समझता है कि डिसिप्लिन नहीं है, पर सच यह होता है कि उसके अंदर की एम्बिशन इतनी तेज दौड़ने लगती है कि उसकी आदतें, उसकी एनर्जी, उसका मेंटल बैंडविड्थ उस स्पीड को संभाल ही नहीं पाते। और भाई, अरुण भी अब इसी मोड पर फंसने वाला था। कुछ हफ्तों से उसकी क्लैरिटी शानदार थी, डायरेक्शन साफ थी, माइक्रो एक्शंस स्टेबल थे, डेली राइटिंग और कम्युनिकेशन प्रैक्टिस स्टेडीली बढ़ रही थी। उसने शाइनी डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर ली थी। लेकिन यहीं पर लेखक कहता है, आफ्टर क्लैरिटी कम्स ग्रीड, ग्रीड फॉर फास्टर ग्रोथ। और यार, यह सच कितना कड़वा है। जैसे ही इंसान को अपनी डायरेक्शन दिखती है, वह चाहता है कि वो डायरेक्शन उसे दौड़कर मिले, धीरे धीरे नहीं। अब अरुण के मन में भी यह आवाज आने लगी, यार, अगर मैं रोज 5 मिनट लिख सकता हूं तो 15 क्यों नहीं? अगर मैं 10 मिनट बोल सकता हूं तो रोज एक वीडियो क्यों नहीं बना लेता? अगर कम्युनिकेशन मेरा गोल है तो मुझे अभी अभी बड़ा कदम उठाना चाहिए, नहीं? और भाई, एम्बिशन का यह औंधा एक्साइटमेंट बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि यह बाहरी काफी अच्छा दिखता है, पर अंदर कंसिस्टेंसी को धीरे धीरे खा जाता है।
लेखक इस चैप्टर में एक बेहद गहरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, द कैपेसिटी लाइन। वह कहता है कि हर इंसान की एक इंटरनल कैपेसिटी होती है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल। अगर एम्बिशन कैपेसिटी से ऊपर उठ जाए तो आदतें टूटने लगती हैं। अगर एम्बिशन कैपेसिटी के बराबर चले तो ग्रोथ स्टेडी होती है। वह लिखता है, योर हैबिट्स आर नॉट वीक, दे आर कैरिंग मोर देन दे वर डिजाइन्ड टू कैरी। यानी गलती हैबिट्स की नहीं होती, गलती उस बोझ की होती है जो हम धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। अरुण की कैपेसिटी अभी तक माइक्रो एक्शंस की थी, डीप वर्क की थी, स्लो एंड स्टेडी इंप्रूवमेंट की थी। लेकिन उसकी एम्बिशन अचानक जंप स्ट्रैटेजी पर आ गई थी और यहीं से क्रैक्स आने लगे। वह राइटिंग ज्यादा करने लगा और 1-2 दिन बाद ही राइटिंग स्किप होने लगी। वह स्पीकिंग प्रैक्टिस बढ़ाने लगा और 1 हफ्ते बाद एनर्जी ड्रॉप होने लगी। वह खुद पर बहुत प्रेशर डालने लगा और फिर गिल्ट, एग्जॉस्शन और बर्नआउट के छोटे छोटे संकेत दिखने लगे। लेखक बताता है कि इस फेज को कहते हैं दी ओवर एम्बिशन स्लाइड और इसकी पहचान है 3 सिग्नल्स। पहला, कंफ्यूजन डिस्गाइज्ड एज एक्साइटमेंट, यानी आप एक्साइटेड लगते हो पर असल में डायरेक्शन ब्लेरी होने लगती है। दूसरा, एग्जॉस्शन डिस्गाइज्ड एज प्रोडक्टिविटी, यानी आप थक रहे हो पर खुद को समझा रहे हो कि बहुत अच्छा कर रहे हो। तीसरा, गिल्ट डिस्गाइज्ड एज सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी आप खुद को दोष देते हो कि मैं और कर सकता था, जबकि आपका सिस्टम ऑलरेडी ओवरलोडेड होता है। यार, अरुण इन तीनों में फंस चुका था और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। अब ऑथर इस ट्रैप से बाहर निकलने का एक पावरफुल तरीका बताता है, एम्बिशन कैलिब्रेशन। इस टेक्निक में 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने डेली एक्शंस को आधा करो ताकि आपकी आदतें ब्रीथेबल हो जाए। दूसरा, अपनी आइडेंटिटी को याद करो, क्या मैं स्पीड चाहता हूं या डेप्थ। तीसरा, वह सबसे छोटी कंसिस्टेंट एक्शन चुनो जिसे आप अगले 55 दिन आसानी से निभा सको। क्यों 55 दिन? क्योंकि लेखक लिखता है, आइडेंटिटी रिवायर्स थ्रू लॉन्ग कंसिस्टेंसी, नॉट शॉर्ट हेरोइज्म। मतलब आइडेंटिटी चेंज तब होती है जब आप एक छोटे एक्शन को लंबी अवधि तक निभाते हों कि जब अचानक बहुत बड़ा कदम उठा लेते हो। अरुण ने कैलिब्रेशन शुरू किया। उसने राइटिंग 15 मिनट्स से वापस 5 मिनट्स कर दी, स्पीकिंग प्रैक्टिस वापस शॉर्ट वॉइस नोट्स कर दी, एक ही डीप वर्क विंडो चुनी 20 मिनट की। और जैसे ही उसने लोड कम किया, उसका माइंड फिर से शांत हो गया, जैसे थके हुए दिमाग को किसी ने ठंडा पानी दिया हो। अब किताब एक और विशेष बात करती है, द पेस ऑफ पर्पस। वह कहता है कि पर्पस की स्पीड बहुत अलग होती है एम्बिशन की स्पीड से। एम्बिशन कहती है अभी करो, जल्दी करो, सब कुछ पाओ। पर्पस कहता है धीमे चलो, गहराई से चलो, लंबी दूरी तय करो। वह लिखता है, द पर्पस ड्रिवन पेस फील्स स्लो इन द बिगिनिंग बट बिकम्स अनस्टॉपेबल लेटर। यार, यह लाइन अरुण के दिल तक उतर गई। उसे समझ आया कि उसका गोल तेजी नहीं, गहराई था, और गहराई हमेशा स्लो पेस चाहती है। अब किताब एक लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, कंसिस्टेंसी सीलिंग। यह वह पॉइंट है जहां इंसान की आदतें थोड़े समय के लिए परफेक्ट चलती हैं और वो सोचता है, अब मैं इसे डबल कर देता हूं। लेकिन जैसे ही वह डबल करता है, सिस्टम क्रैश होने लगता है। लेखक कहता है कि सीलिंग तोड़ने का तरीका लोड बढ़ाना नहीं, कैपेसिटी बढ़ाना है। और कैपेसिटी कैसे बढ़ती है? 3 तरीकों से। पहला, रेस्ट साइकिल्स, यानी दिन में छोटी पॉजेज जो आपको रीसेट करती हैं। दूसरा, इमोशनल रेगुलेशन, यानी भावनाओं को ऑब्जर्व करना, दबाना नहीं। तीसरा, फोकस्ड प्रैक्टिस, नॉट फोर्स्ड प्रैक्टिस, यानी डीप वर्क करना, फोर्स वर्क नहीं। अरुण ने जब रेस्ट साइकिल्स जोड़े, 2 मिनट ब्रीदिंग ब्रेक्स, तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। जब उसने इमोशंस को सप्रेस करने की बजाय ऑब्जर्व करना शुरू किया, गिल्ट कम हो गया। और जब उसने फोर्स्ड स्पीकिंग की बजाय माइंडफुल स्पीकिंग की प्रैक्टिस की, क्लैरिटी बढ़ गई। अब किताब इस हिस्से के अंत में एक ब्यूटीफुल ट्रूथ बताती है, एम्बिशन इज अ फायर, इफ यू डोंट लर्न टू चैनल इट, इट विल बर्न योर कंसिस्टेंसी। यानी एम्बिशन बुरी नहीं है अगर कंट्रोल में हो, लेकिन अनकंट्रोल्ड एम्बिशन कंसिस्टेंसी को नष्ट कर देती है, और कंसिस्टेंसी ही ग्रोथ की आत्मा है। अरुण अब यह समझ चुका था। वह अभी भी एम्बिशियस था, लेकिन अब एम्बिशन उसके पीछे नहीं भाग रही थी, वह एम्बिशन को डायरेक्शन दे रहा था। स्लो बट स्टेडी, डीप बट सिंपल, लाइट बट पावरफुल एक्शंस। और ठीक जब वह अपने पेस को स्टेबिलाइज कर रहा था, किताब आगे उस सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाती है,
जहां हैबिट्स, डिसिप्लिन, माइंडसेट, आइडेंटिटी सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जिसे लेखक लाइफ आर्किटेक्चर कहता है। अब यह फाइनल मोड है, जहां अरुण अपनी जिंदगी को डिजाइन करने वाला है, सिर्फ मैनेज नहीं। जहां पर्पस प्रैक्टिस बनता है, जहां ड्रीम्स स्ट्रक्चर लेते हैं, जहां इंसान अपने भविष्य को कॉन्शियसली बिल्ड करता है। और अगले भाग में कहानी अपने सबसे शांत, सबसे गहरे और सबसे पावरफुल जोन में प्रवेश करने वाली है। यार, अब हम उस आखिरी हिस्से में आ चुके हैं जहां किताब आदतों, डर, बोल्डनेस, क्लैरिटी ऑल ऑफ इट को एक ही बिंदु में समेट देती है। यहां लेखक की आवाज बदल जाती है। वह समझा नहीं रहा। अब वह जैसे आपके सामने बैठकर बहुत धीमे, बहुत नरम, बहुत ईमानदार सुर में कह रहा हो, अब तूने काफी सीखा है, अब अपनी जिंदगी बनाना शुरू कर। क्योंकि इस हिस्से में आता है किताब का सबसे गहरा विचार, लाइफ आर्किटेक्चर। मतलब अब आदतें अलग अलग पीसेस नहीं रही। अब आपको अपनी पूरी जिंदगी को एक डिजाइन की तरह देखना है। आइडेंटिटी, पर्पस, रिलेशनशिप्स, बोल्ड एक्शन, डिसिप्लिन, रेस्ट, एम्बिशन, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, कॉन्ट्रडिक्ट न करें। लेखक चैप्टर की शुरुआत एक ऐसी पंक्ति से करता है जो सीधा दिल पर बैठ जाती है। ए वेल डिजाइन्ड लाइफ फील्स लाइट, नॉट हैवी। मतलब सही तरह से बनी जिंदगी बोझ नहीं लगती, वह बहती है, सांस लेती है, फैलती है। और भाई, अरुण अब इसी तरह की जिंदगी की चौखट पर खड़ा था। अब तक उसने हैबिट्स सीखी, सेटबैक्स झेले, बोल्डनेस पैदा की, डिस्ट्रैक्शन से बचा, एम्बिशन को कंट्रोल किया, डायरेक्शन पाई। लेकिन अब लेखक कहता है यह सब फाउंडेशन थी, अब इमारत बनाओ। लेखक लाइफ आर्किटेक्चर के 4 स्तंभ बताता है। और यार, इन्हें पढ़ते वक्त लगता है कि कोई आपके अंदर की लंबी उलझनों को छोटे छोटे नॉट्स में बांधकर खोल रहा हो। स्तंभ एक, पर्पस फ्लो। लेखक कहता है कि पर्पस किसी एक स्टेटमेंट का नाम नहीं, पर्पस एक प्रवाह है। आपका काम, आपकी लर्निंग, आपकी हैबिट्स, आपकी कॉन्वर्सेशंस सब एक ही दिशा में बहें। वह लिखता है, पर्पस इज नॉट अ पॉइंट, इट इज अ करंट। मतलब पर्पस कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक धार है जिसमें आपको हर दिन थोड़ी थोड़ी तैराकी करनी है। अब अरुण के लिए यह धार थी क्लैरिटी, कम्युनिकेशन एंड मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। किताब कहती है पर्पस को फ्लो बनाओ, रोज थोड़ा, रोज स्टेडी, रोज नेचुरल। स्तंभ 2, आइडेंटिटी अलाइनमेंट। यार, यह हिस्सा बड़ा सोलफुल है। लेखक कहता है, अ लाइफ ब्रेक्स व्हेन आइडेंटिटी एंड डेली बिहेवियर डोंट मैच। अगर डेली लाइफ आपकी इनर आइडेंटिटी से मेल नहीं खाती तो धीरे धीरे आपकी आत्मा थकने लगती। हैक भई, बिना वजह चिड़चिड़ापन, कभी एंग्जाइटी, कभी बेचैनी, क्योंकि आप अपने असली रूप के खिलाफ जी रहे होते हो। आइडेंटिटी अलाइनमेंट का मतलब है आप जैसे इंसान बनना चाहते हो, रोज के छोटे छोटे कदम उसी वर्जन को रिफ्लेक्ट करें। अरुण ने अपने फ्यूचर सेल्फ से पूछा, तू कैसा है? और जवाब आया, काम, थॉटफुल, आर्टिकुलेट। और अब वह हर दिन 5 मिनट राइटिंग, 5 मिनट रिफ्लेक्शन, 20 मिनट डीप वर्क से उसी वर्जन को फीड करने लगा। यानी आइडेंटिटी अब इमेजिनेशन नहीं, डेली रियलिटी बनने लगी। स्तंभ 3, एनर्जी इकोसिस्टम। लेखक कहता है कि जिंदगी की सबसे अंडर एस्टिमेटेड चीज एनर्जी है। लो एनर्जी कैन कैंसल है पर्पस। और यह बात कितनी सच है, कितने लोगों के सपने सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उनकी एनर्जी सिस्टम खराब थी। किताब बताती है एनर्जी 4 चीजों से बनती है, माइंड क्लैरिटी, बॉडी मूवमेंट, इमोशन स्टेबिलिटी, एनवायरनमेंट सपोर्ट। और जब ये सब हार्मनी में हो तभी इंसान अपनी लाइफ को आर्किटेक्ट की तरह चला पाता है। अरुण के लिए इसका मतलब था सुबह ब्रीदिंग से माइंड को ओपन रखना, थोड़ा मूवमेंट करके बॉडी को अलर्ट रखना, जर्नलिंग से इमोशंस को रिलीज करना और एक साफ स्मॉल वर्कस्पेस से एनवायरनमेंट को एंकर करना। स्तंभ 4, लॉन्ग हराइजन डिसिप्लिन। और भाई, यह हिस्सा सबसे मचूर है। किताब कहती है, शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन क्रिएट्स चेंज, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन क्रिएट्स डेस्टिनी। मतलब कंसिस्टेंसी हफ्तों की नहीं, सालों की ताकत है। अगर पर्पस नदी है तो लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन उसका किनारा है। अगर किनारा टूटा, दिशा टूट गई। यह लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन 3 प्रिंसिपल्स से बनती है। पहला, स्लो पेस, धीरे चलो पर रोज चलो। कॉम्पाउंडिंग एक्शंस, छोटे एक्शंस जमा होते रहें। तीसरा, पीरियोडिक रीइन्वेंशन, हर कुछ महीनों में अपनी हैबिट्स को अपग्रेड करो। अरुण ने धीरे धीरे यह महसूस किया, उसकी जिंदगी अब आदतों से नहीं, रिदम से चल रही थी। कोई भागम भाग नहीं, कोई गिल्ट नहीं,
कोई कैओस नहीं, बस एक स्टेडी पेस। अंतिम मोड, लाइफ आर्किटेक्चर इन एक्शन। अब लेखक एक पावरफुल विजुअलाइजेशन देता है। इमेजिन अ लाइफ वेयर योर हैबिट्स फ्लो इनटू योर पर्पस स्ट्रेंथन्स योर आइडेंटिटी गाइड्स योर डिसिप्लिन, एंड योर डिसिप्लिन प्रोटेक्ट्स योर एनर्जी। यह विजुअलाइजेशन अरुण के लिए जैसे कोई ब्लूप्रिंट था। उसने खुद को 5 साल बाद देखा, एक काम कम्युनिकेटर, एक थॉटफुल माइंड, एक इंटेंशनल ह्यूमन, एक ग्राउंडेड लाइफ। उसके चेहरे पर शांति थी, वही वर्षन था जिसे उसने महीनों पहले लिखकर इमेजिन किया था। और अब कहानी का सबसे शांत, सबसे गहरा, सबसे खूबसूरत मोड़ आता है। एक शाम अरुण अपनी डायरी में लिख रहा था। उसने अपनी सारी जर्नी के छोटे छोटे डॉट्स देखे। पहला हैबिट, पहला सेटबैक, पहला बोल्ड स्टेप, पहला एनओ, पहली क्लैरिटी, पहला आइडेंटिटी शिफ्ट, और वह मुस्कुराया। धीरे से उसने लिखा, मैं आखिरकार अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट बन रहा हूं। लेखक कहता है, अ हाई इम्पैक्ट लाइफ इज नॉट अ लाउड लाइफ, इट इज अ वेल डिजाइंड लाइफ लिव्ड क्वाइटली, इंटेंशनली, पावरफुली। और यार, यही तो इस किताब का सार है कि हैबिट्स आपका सहारा हैं, आइडेंटिटी आपका आधार है, पर्पस आपका नॉर्थ स्टार है, और आपका फ्यूचर हर उस छोटे कदम के पीछे छुपा है जो आपने आज लिया। किताब यहीं एक बेहद नरम विस्पर में खत्म होती है, गो बिल्ड द लाइफ दैट इज ऑलरेडी कॉलिंग योर नेम। और अरुण की कहानी, वह खत्म नहीं हुई, वह अभी शुरू हुई है।